रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और हम दोनों आपके सामने हाजिर हैं 92 पे सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका आज का दिन और आने वाला वक्त आपके, हमारे और हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतरीन हो, हमारे हालात बहुत अच्छे हो, हमारे लिए आसानियां हो, हमारे रिस्क के हलाल में इजाफा हो, बरकत हो और आने वाला वक्त पिछले गुजरे हुए वक्त से बेहतर हो। क्योंकि शाहजेब, किसी ने क्या खूब कहा था कि जब अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता तो मुश्किल वक्त हमेशा क्यों रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है और अच्छा वक्त आने वाला है, इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। शायकीन क्रिकेट का इंतजार भी खत्म हो गया है, ये भी इस बात का इशारा दे रहा है कि अच्छा वक्त आ चुका है, अच्छी टीम आ चुकी है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 17 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई है फाइनली। पाक इंग्लैंड 7 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज 20 सितंबर से कराची में होगा। 4 मैचेस कराची में खेले जाएंगे जबकि 3 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। सीरीज से मुतालिक जो है आगे प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन एक बात तो मैं आप लोगों को पहले से बता दूं कि जब ये सीरीज शुरू होंगी या वो प्रैक्टिस के लिए आएंगे तो रोडों के हवाले से बात हो रही थी, तो जनाब उनके रोडे थोड़े बहुत खड्डे वड्डे थे उनके रास्ते में, लेकिन देन अगेन कारपेट होने में कितना टाइम लगता है। अभी तो हमारे मेहमान आए हैं, हो सकता है उनके सोने और उठने के बीच में ही कारपेटिंग हो जाए। दूसरी बात यह कि सड़कें जो है ब्लॉक होंगी, रास्ते आप लोगों के लिए बदले जाएंगे। तो मेरी और शाहजेब की गुजारिश यह है आपसे कि एहतियात के साथ निकलिए, वक्त देखकर निकलिए, आगे पीछे टाइम अपने स्केड्यूल करके निकलिए, क्योंकि 3 खबरें हैं जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी है इस वक्त। क्योंकि जाहिर है शायकीन क्रिकेट जाएंगे स्टेडियम में, इस वक्त हमें डेंगू का और जो मलेरिया का बहुत ज्यादा खदशा भी है। तो हुकूमत जो सेहत सिंध है उसने मलेरिया के टेस्ट, डेंगू के टेस्ट और प्लेटलेट्स के टेस्ट में शदीद कमी कर दी है। यानी कि उनकी जो रेट्स हैं, अगर कोई 1500 का टेस्ट होता है तो वो 700-800 तक का टेस्ट होने लगा है। जो 500 का टेस्ट है वो 200-250 रुपए का होने लगा है। तो ये हुकूमत सिंध बराए सेहत ने किया है, ये बहुत अच्छा इकदाम है। इसलिए सब लोग अपने टेस्ट करवाएं, एहतियात रखें और अगर आप घर में एंजॉय कर सकते हैं मैचेस तो प्लीज घर से देखें। काम पर तो लोगों को जाना है ना, लेकिन ट्रैफिक का तो ये प्रॉब्लम होगा। लेकिन खैर मैचेस के टाइमिंग थोड़ा सा देख के आप लोग घर से निकलें। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का भी बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। बाबर आजम पाकिस्तानी स्क्वाड के कप्तान बरकरार है, जबकि शादाब खान वाइस कैप्टन, आसिफ अली और हैदर अली टीम में शामिल हैं। हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हसनैन भी स्क्वाड का हिस्सा हैं और यही स्क्वाड कंटिन्यू करेगा वर्ल्ड कप के लिए। वेरी गुड, जबरदस्त। तो प्रोग्राम में आगे खबर क्या है, मैं जरा अपना मेरा इंटरनेट खराब है थोड़ा। अच्छा, उसके बाद हम आपको ये बताएं कि अमेरिकी डॉलर मुसलसल बेलगाम है। इंटरबैंक में रुपए की कदर ना संभल सकी। डॉलर की अगर बात करें तो डॉलर 1 रुपया और 68 पैसे महंगा होकर 236 रुपए का हो गया है। इसके साथ 16 अगस्त से डॉलर अब तक 23 रुपए महंगा हो चुका है। जी हाँ, ये 16 अगस्त से अब तक यानी कि 1 माह में हम बड़े खुश हो जाते हैं ना शाहजेपुर में, जब थोड़ा सा कम होता है ना डॉलर, हम कहते हैं अरे देखो कितना कम हो गया, अब एक और इशारा आएगा, फिर हमारे माशियात आते हैं, शुरू होती है तो वो फिर डॉलर महंगा हो जाता है, फुस करके हमारी सुई लग जाती है हमारे खुशियों के गुब्बारे पर, तो वो किस तरह फड़क करके जो है हमारा सारा ख्वाब टूट जाता है। और फिर उसके बाद अगर इतना इंक्रीज हो गया है शाहजेब, इसका मतलब है वो इशारे जो हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं, हमारे माशियात आते हैं, वो बताते हैं कि जी आगे वाला 2023 काफी टफ होने वाला है। ये फिर 250 की तरफ बढ़ता हुआ इसका जो एक कदम है ना वो हम देख रहे हैं। ओपन मार्केट में $1 240 से 242 रुपए तक फरोख्त होने लगा है। जब 242 तक ओपन मार्केट में पहुंच गया है तो 250 तक ना पहुंच जाए, ये हमें बड़ी फिक्र सता रही है। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मिला जुला रुझान हमें देखने को मिला। 100 इंडेक्स 42,000 के सतह पर ट्रेड हुआ है। तो ये तो हो गई थोड़ी सी डॉलर की और हमारे ओवरऑल जो बिजनेस है उसकी बात, स्टॉक मार्केट की बात। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का फायदा आखिरकार अवाम को मिलने का वक्त आ चुका है। बिल्कुल ऐसा है। पाकिस्तान में 16 सितंबर से पेट्रोल मसनूआत की जो कीमत है उसमें कमी देखी जाने का इम्कान भी है इंशाल्लाह। और पेट्रोल मसनूआत की एक्स रिफाइनरी प्राइस 10 रुपए 23 पैसे फी लीटर कम होगी। यानी लेकिन ये इम्कान है, ये अल्लाह करे हो जाए बस, इसके इम्कान तो जाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन ये रिलीफ मिलना अवाम को जरूरी है, मेरे ख्याल में अवाम इसका इंतजार करेंगे। इसके साथ FATF और IMF की शर्त पूरी करने के लिए अहम पेशरफ्त भी हुई है, क्योंकि नया एंटी करप्शन कानून हरकत में आ गया है और वफाकी अफसरान के असासों की छानबीन करने का फैसला भी कर लिया गया है। यानी कि उनके खिलाफ जो घेरा है वो तंग किया जाएगा, चाहे वो 17 से लेकर 22 ग्रेड के अफसरान क्यों ना हो। यानी कि असासे छुपाने पर जो है ग्रेड 17 से 22 तक के जो है काफी जो है मुश्किल में आने वाले अफसरान, बिल्कुल मुश्किल में आने वाले, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वाह, यानी कि इसका मतलब है वो अभी से होशियार हो जाएं। अगर उन्होंने कुछ नहीं जो करना था लीगली और नहीं किया उसको कर ले, मेरा ख्याल है। और अब आगे बढ़ते पेशावर की तरफ। पेशावर में सस्ते आटे की जो सिचुएशन है उसकी हुसूल के लिए लोगों को, शहरियों को बड़ी मुश्किलात हासिल हुई। उन्होंने ट्रक लूट लिया जो कि जो है थाना मतरा की हुदूद में आया था, क्योंकि उनको इस बात का मुश्किल थी। और इसकी जो फुटेज है
वो भी 92 के सामने जो है वो आई और 92 ने आपके साथ शेयर की। शहरियों ने ट्रक ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना भी बनाया, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी बुरी बात है कि आपने ट्रक और ट्रक वाले को, जिसका कोई कसूर नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, अच्छा, और आपने लूटा भी था, तो आपको तशद्दुद का निशाना बनाने की ड्राइवर को क्या जरूरत? ड्राइवर का क्या कसूर है? वो बेचारा तो लेकर जा रहा है और आपने उसको रोका भी और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। आपने लूटना था लूट ले, लेकिन उसको तो तशद्दुद ना करे कम से कम। दिस इज वेरी रॉन्ग। उसका बेचारे का कोई कसूर नहीं, वो अपने मजदूरी पे था, रोटी रोजी पे था। उसके साथ इस तरह का सलूक करना, उसको पकड़ के उसके गिरबान पे हाथ रखना, उसके साथ जो है वो फिजिकल उसके ऊपर अटैक करना, किस लिए? उसका क्या कसूर है? वो तो अपनी नौकरी रोटी रोजी कर, यानी कि हम जो अपने रिस्क हलाल के लिए लोग निकलते हैं, वो जिन मुश्किल का सामना करते हैं, एक तो उनको काम की जगह पर एक मुश्किल ऑलरेडी है, चैलेंज का सामना। इस तरीके से जो हमारा अब शायद हम रोज की तरह बेसिस पे शेयर करते ही हैं, जो काम करने वाले, जो मजदूर हैं, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, उनके लिए वैसे रोटी रोजी कमाना सब मुश्किल हो चुका है पाकिस्तान के हालात। जो वजह ये बताई जा रही है कि आटा महंगा हो गया, लेकिन अगर आटा महंगा हो भी गया, वैसे तो खैर ये वाकई गलत है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनके जो पहुंच है उससे बहुत दूर हो चुका है। लेकिन फिर उसका मतलब ये तो नहीं कि अब लूटमार इस तरीके से शुरू हो जाए, आप आते जाते ट्रक्स को लूटना शुरू कर दें, लोगों पर तशद्दुद करें, उनको मारना शुरू कर दें, तो ये तो खैर बात बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होती किसी भी तरीके से। प्रोग्राम में आगे चल के आपको एक और सेगमेंट भी दिखाएंगे जिसमें जो लोगों की जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहे और वो कराची के हवाले से खबर है, लेकिन वो आगे चल के आपको बताएंगे। बिल्कुल, लेकिन हालिया तूफानी बारिश और सैलाब ने जहां बलोचिस्तान में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से तबाही मचाई है और मुतासर किया है मुख्तलिफ इलाकों को, वहां जिला जाफराबाद में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। एक माह बाद भी सैलाबी पानी इलाकों में मौजूद है। माया एक माह गुजर चुका है, अब तक वहां से सैलाबी पानी निकल नहीं सका है और उससे बड़ा नुकसान भी हो रहा है, मुख्तलिफ जो अमराज हैं वो जन्म ले रहे हैं। अब बच्चों के हवाले से अगर बात करें तो अनफॉर्चुनेटली इतनी बुरी बात है, कितनी बुरी खबर है कि 5 बच्चे इन तमाम वक्त में, जिस तरह शाहजेब ने शेयर किया, इस वक्त के दौराने में उनका इंतकाल हो चुका, जबकि सैकड़ों हामला खवातीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। गाय बगाए हम आपको बताते रहते हैं कि जिस तरीके से खवातीन उनकी सैनिटरी को लेकर, उनकी हाइजीन को लेकर, उनकी प्रेगनेंसी को लेकर इस तरीके से चैलेंजेस आए। जाफराबाद में सैलाब से क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज निजाम जतोई से। जी हम साहब बताइएगा, इस वक्त जिस तरह के हालात बताए जा रहे हैं वहां पर हामला खवातीन को लेकर, बच्चों के जो है इंतकाल को लेकर और इस तरह की जो सिचुएशन आ रही है, वो उसके ऊपर क्या अपडेट है? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ हेडक्वार्टर शहर डेरा लायार के मुराद कॉलोनी के अकब में और बाईपास के करीब ही। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आपको ये पूरा इलाका पानी पानी नज़र आ रहा है। आप किसी भी तरफ आप नज़र दौड़ाएंगे आपको सिर्फ पानी पानी नज़र आएगा और लोगों के जो घर हैं, मकानात हैं, वो मुकम्मल तौर पर डूबे हुए हैं। लोग अपने घरों से निकलकर खुले आसमानों तले कौमी शाहराह, बाईपास और दीगर सड़कों पर पनाह गुज़ीर हैं। इस वक्त सैलाबी सूरत हाल को 1 महीना होने को है, ताहम ये सैलाबी पानी उसी मिकदार में उसी जगह पे मौजूद है, जिसके बायस यहाँ पे मुख्तलिफ वबाई अमराज फूट पड़े हैं, जिनमें मलेरिया, डायरिया, गैस्ट्रो और जल्दी अमराज शामिल हैं। उसके बायस सैलाब मुतासरीन शदीद अजियत का शिकार हैं। अगर हम बात करें सैलाबी पानी के निकास के लिए इंतज़ामिया के इकदाम की, तो ज़िला इंतज़ामिया जाफराबाद और बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से सैलाबी पानी के निकास के लिए ताहाल कोई इकदाम नहीं उठाया गया है, जिसकी वजह से सैलाबी पानी को कहीं से भी रास्ता नहीं मिल रहा और ये पानी यहाँ पे जमा होने के बावजूद इसका रंग तब्दील हो चुका है। किसी जगह पर हमने देखा है कि सैलाबी पानी का रंग सब्ज़ हो गया है, कहीं पे सैलाबी पानी का रंग काला हो गया है। बहुत ज़्यादा ताफुन फैल चुका है इन इलाकों में। यहाँ से जो सैलाबी पानी से जो जरासीम उठ रहे हैं, उसके बायस लोग शदीद अजियत का शिकार हैं और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो गए हैं। अगर हम बात करें इंसानी अमवात की, तो हमारे जाफराबाद की तहसील उस्ता मोहम्मद, तहसील गंदाखा में और डेरा लायार समेत अब तक मुख्तलिफ वबाई अमराज खसूसन मलेरिया के बायस जो है इस वक्त 5 बच्चे वो इंतकाल कर चुके हैं। इसके साथ साथ सैकड़ों बच्चे हैं जिनमें ख़वातीन भी हैं, मर्द भी शामिल हैं, वो मलेरिया, डायरिया और जल्दी अमराज में मुब्तला हैं। इस तमाम सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ है वो हामला ख़वातीन को दरपेश है। यहाँ पे कोई तिब्बी
कैंप भी नहीं लगाए गए हैं, ना ही उनके लिए किसी किस्म के कोई इलाज की सहूलत मुयसर है, और ना ही यहाँ पे कोई लेडी हेल्थ वर्कर दस्तयाब हैं जो इन हामला ख़वातीन को इलाज मुआलजा की सहूलत फराहम कर सकें। इनका कहना है कि उन्हें फ़ौरी तौर पर हुकूमत और इंतज़ामिया खेमे फराहम करें, उनके बच्चों के लिए खुराक का जो है बंदोबस्त किया जाए, और साथ उन्हें राशन और अद्वियात दिए जाएँ ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। अगर हम बात करें ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए किए जाने वाले इक़दामात की, तो PDMA की जानिब से ज़िले इंतज़ामिया को राशन और खेमे भी महदूद तादाद में फ़राहम किए गए हैं। यहाँ पे ज़िला जाफ़राबाद में सिर्फ हालिया सैलाब और तूफ़ानी बारिशों से 3.5 लाख अफराद बेघर होकर खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हुए हैं, लेकिन उनके लिए PDMA और बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से सिर्फ 1400 खेमे फराहम किए गए हैं, और इसी तरह उन्हें 2500 से लेकर 3000 तक राशन बैग दिए गए हैं, जो ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है। लेकिन हुकूमत के दावे तो बहुत ज़्यादा बुलंद हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ उसके बरक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जी निज़ाम जतोई, बहुत शुक्रिया आपका, आप अपडेट कर रहे थे, और जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ पर बीमारियाँ जन्म ले रही हैं, लोग परेशान हैं, और ज़ाहिर बात है वहाँ पर ज़िंदगी अब बहुत मुश्किल होती जा रही है। ये मेरे ख्याल में अब इस वक्त हुकूमत को आगे बढ़ चढ़ कर इन तमाम लोगों की मदद भी करने की ज़रूरत है कि वहाँ से एक माह से पानी नहीं निकला, और जैसे कि वो जिक्र कर रहे हैं ना कि पानी का रंग बदल रहा है, ये पानी ही जो है ना वो मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बनेगा। इसका मतलब है जो पानी वो कह रहे हैं जहाँ आपको साफ नजर आ रहा है और कहीं आपको जो पानी गंदा या आलूद वाला नजर आ रहा है, इसका मतलब है वो पानी मजीद गंदा हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें जो सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हो रही है इसमें पानी जो इनका साफ हो। अगर हम सिंध की तरफ बात करें तो सिंध में सैलाब की तबाहकारियों से लाखों लोग परेशान, बेयारो मददगार। जनाब जामशोरो सुपर हाईवे पर पुलिस और जिला इंतजामिया ने टेंट सिटी कायम कर दिया है। बिल्कुल, और मुतासरीन को किन चीजों की जरूरत है यही हम जानना चाह रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा फयाज यूनुस से। जी फयाज, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जामशोरो M9 मोटरवे के करीब मौजूद हूँ, जहाँ सिंध हुकूमत और पुलिस की जानिब से टेंट सिटी कायम किया गया है। 30,000 अफराद के लिए ये इलाका बनाया गया है, जहाँ पर पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर 2 वक्त यहाँ पर खाना दिया जाता है, नाश्ते का इत्माम है। बड़ी तादाद में यहाँ पर सैलाब ज़दगान लोग मौजूद हैं। पुलिस की जानिब से एक सॉफ्टवेयर भी बनाया गया है ताकि जो सैलाब ज़दगान अफराद हैं उनको रोज़ाना की बुनियाद पर खाने पीने की चीज़ें दी जा सकें। अगर कोई राशन दिया जाता है तो उसका भी रिकॉर्ड उस सॉफ्टवेयर में मौजूद है कि 10 दिन का अगर इसको खाना दिया गया है तो वो 10 दिन बाद दोबारा आएगा और उसको राशन मिलेगा। इस वक्त DIG पीर मोहम्मद शाह हैदराबाद हमारे साथ मौजूद है। किस तरीके की सूरत हाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सेवन, दादू, लाड़काना और मुख्तलिफ मकामात से, राजनपुर से भी लोग यहाँ आए हुए हैं, तो किस तरीके से आप लोग इंतज़ामात कर रहे हैं और किन किन चीज़ों की अब भी ज़रूरत है? देखें, बेसिकली तो जहाँ जहाँ फ्लड आया है, बलूचिस्तान के भी लोग यहाँ पर हैं, सदर्न पंजाब के और सिंध के जितने भी फ्लडेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ऑलमोस्ट 36,000 से ऊपर हम काउंट कर चुके हैं। हमारे पास पूरा एक टीम है, हमने जोन्स में इसको डिवाइड किया है सारी जगह को। 16 जोन्स हैं, 16 जोन के ऑफिसर्स हैं जो जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। फिर हमने सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके तहत इनको टोकन इशू होते हैं, और मतलब क्वांटम इतना ज़्यादा है, लोग इतने ज़्यादा हैं कि अगर हम 500 राशन डेली भी दे रहे हैं तो भी जो है इनकी ज़रूरत जो है वो पूरी नहीं हो रही। तो हमारी अपील भी यही है कराची वालों से कि ये हार्डली 1.5 घंटे की ड्राइव पर है, कराची से बिल्कुल सुपर हाईवे के ऊपर है। आप ख़ुद आएँ, आप देखें और सिस्टम को भी देखें। अगर यहाँ पे आप ट्रक लेकर आएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा वो किधर गया सामान। नोबडी वुड नो के कौन कितना सामान ले गया, और हम ज़ीरो पर आ जाएंगे। अच्छा, ये जो अगर आप हमें दिखाएँ, ये इस वक्त अभी आपकी तरफ से एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जा रहा है, तो ये किस लिए यहाँ पर ये लगाया नहीं जा रहा? बेसिकली हमने इसको माउंट किया हुआ है गाड़ी के ऊपर, और ये तकरीबन 5,000 गैलन्स पर डे पानी को साफ़ करके लोगों को टेंट जाकर देता है। इसके अलावा भी हमारी एक और ट्रक भी है जिसके अंदर हम 20 लीटर की बॉटल्स, जो RO प्लांट है करीब यहाँ सैंडोज़ वालों ने हमें अलाउ किया हुआ है, तो वहाँ से हम भर कर लाते हैं और वो फिर टेंट जाकर उनके बर्तनों में हम उनको रिप्लेनिश करते रहते हैं। तो ये 2 फिर कुछ लोग हैं यहाँ के लोकल कम्युनिटी के, उन्होंने भी इस तरह के टैंक्स बनाए हुए हैं जो कि रखे हुए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, और वो भी वो फिल करते रहते हैं। तो पानी की जो बुनियाद
बुनियादी ज़रूरत थी वो तो हम इस तरह से पूरी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम कैटर फॉर कर रहे हैं पानी की ज़रूरत को। लेकिन जो खाने की ज़रूरत है यानी कि राशन, वो बड़ा नंबर है और हमने प्लेटफॉर्म दे दिया है लोगों को, अब वो आएँ और ख़ुद अपने हाथों से यहाँ पे राशन को डिस्ट्रीब्यूट करें। यहाँ मैं बहरिया और सैलानी का ज़रूर जिक्र करूँगा कि उन्होंने इस वक्त 2 किचन्स यहाँ इस्टेब्लिश किए हैं। 5000 के करीब जो लोगों को खाना 2 वक्त का बहरिया वाले दे रहे हैं कुक्ड फूड की सूरत में। अब सैलानी वालों ने भी प्रॉमिस किया है, वो तो ये कहते हैं कि हम इनको जितना भी हो सकेगा मैक्सिमम इनको खाना बहुत शुक्रिया फराज भाई, आपने जो है अपडेट किया और इस तरीके से जिस तरह यहाँ पर ये सिटी बनाया गया है, उम्मीद करते हैं इस हवाले से, इस तरह पुलिस ऑफिसर भी फरमा रहे थे कि आप खुद आएँ, आप खुद देखें। बस यही वाली बात है कि जो लोग डिजर्विंग हैं उन तक ये अमानतें पहुंचे, लेकिन जो डिजर्विंग हैं उन तक सफाई नहीं पहुंच रही। जो अस्पताल में जाए और उसको सफाई ना मिले, नॉर्मल भी मिट्टी वट्टी अगर होती है ना तो उससे भी उसकी तबीयत मजीद खराब हो सकती है, बिकॉज वो अस्पताल में क्यों होता अगर उसकी तबीयत खराब ना होती। मैं कहीं और की बात नहीं कर रही, शहर कराची की बात कर रहे हैं हम लोग इस वक्त आप लोगों से। और अब्बासी शहीद इतना बड़ा अस्पताल, उसका एक फ्लोर पे वहां कचरा रखा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, खून पड़ा हुआ है। मतलब हम दुनिया भर के अस्पतालों में ये देखते हैं कि हाइजीन के साथ साथ वहां पर यह भी ख्याल रखा जाता है कि जरासीम कुछ जो स्प्रेज हैं वो किए जाते हैं कि वहां पर किसी किस्म की बीमारियां ना फैलें। लेकिन सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल कराची का, जैसा कि मैंने बताया, अब्बासी शहीद अस्पताल लावारिस नजर आ रहा है। वहां पर तीसरी मंजिल पर कचरा, आलूदा खून, आलात और गंदगी के ढेर लगे हैं और इसी में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो मरीजों के तीमारदार हैं वो सोने पर मजबूर हैं। जो मरीज हैं उनमें बीमारियां ठीक होने के बजाय मजीद बीमारियां फैल रही हैं। अभी आप देख सकते हैं जो फुटेजेस आ रही हैं, जिस तरीके से कचरा पड़ा है मरीजों के, जिस तरीके से जो बेड्स हैं उसके आसपास, बेड्स के नीचे जिस तरह कोई आए इंजेक्शन लगाए, इंजेक्शन वहीं रह जाए, कोई ब्लड निकले, ब्लड साफ करे आप वहीं छोड़ दें, उस डस्टबिन के अंदर कीड़े मकोड़े, कोने में पीकों के निशान, गंदी बोतलें, जमीन गंदी। अब आप देख रहे हैं इस वक्त जिस तरीके से उस अस्पताल का इस वक्त हाल है, क्या ये कोई हॉस्पिटल कह सकता है? अमला कहां गायब है कुछ पता नहीं है, वो कहां है, कितने दिनों से गायब है, कितने महीनों से गायब है, कुछ पता ही नहीं है। अभी डेंगू का हमें चैलेंज है, मुख्तलिफ बीमारियां, बच्चों को इतनी ज्यादा हैजे की बीमारियां हो रही हैं। सैलाब मुतासरीन की वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग, फिर बारिशों की वजह से कराची के लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा बीमार हैं और ऐसे में जो अस्पताल जा भी रहे हैं वो मजीद बीमारियों का शिकार हो जाए। अब ये तो देखिए जनरल वार्ड है जहां पे एक नहीं कई और मरीज हैं, हर एक का खून, हर एक का जो है इंजेक्शन, हर एक के जो है वो बैंडेजेस, हर एक की बीमारियां, हर एक का खांसी, हर एक का नजला, हर एक की कोई और डिफरेंट अगर डिजीज है वो एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर किस तरह हो सकती है। और जो लोग उनकी तीमारदारी के अटेंडेंट्स आ रहे हैं, क्या वो बीमार नहीं हो सकते? इससे ज्यादा बेहतर नहीं है इंसान अपने घर में बैठे? इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। नुमाइंदा 92 न्यूज इब्राहिम रिंद वो हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा, हमें तो इंतहाई अफसोस हो रहा है ये वीडियो देखकर कि किस तरीके से ये अमला कितने अरसे से गायब है, क्यों सफाई नहीं की जा रही, कोई आपका राब्ता हुआ वहां पर इंतजामिया से? जी देखें, बिल्कुल हमारा राब्ता भी हुआ इंतजामिया से। ये महकमा सेहत केएमसी का सबसे बड़ा अस्पताल है, अब्बासी शहीद अस्पताल 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल है और जहां पर गुज़श्ता तकरीबन 10 सालों से केएमसी का हाल जो है इंतहाई बुरा है, बहरान पैदा हो चुका है और इसी वजह से अद्वियात की कमी होती है कभी, और कभी जो है सफाई का फुकदान होता है और तमाम अद्वियात भी बाहर से मंगवाई जाती हैं। और जबकि ये सफाई की जो बात कर रहे हैं, सफाई के लिए इन्होंने ठेके पे, सफाई के लिए इन्होंने खाकरोब रखे हुए थे जिनको डेली बेसिस पे भी रखा गया था और कुछ जो सरकारी हैं वो कुछ रिटायर हो चुके थे। तो जो ठेकेदार है वो मुबैना तौर पर हमारे जराए बताते हैं कि करप्शन की वजह से अगर 100 खाकरोबों को भर्ती किया गया था तो उसमें से 50 को जो है वो घर बैठे तनख्वाहें देते हैं जो परसेंटेज तय करके, और बाकी 50% आते ही नहीं थे, जिसकी वजह से उनको तनख्वाहें ना मिलने की वजह से भी उन्होंने एहतजाजन यहाँ पे काम करने से इनकार कर दिया था और आए रोज एहतजाज भी होता रहता है। और यही वजह है कि गुज़श्ता कई हफ्तों से अब तो खाकरोब ने आना भी बंद कर दिया, यहाँ पे आते ही नहीं है, जिसकी वजह से जो मरीज सेहतयाब होने आते हैं वो मजीद इन्फेक्शन का भी शिकार हो रहे हैं और मजीद बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। मरीजों के साथ इब्राहिम ये बताइएगा कि मरीज के साथ और जो मरीज हैं या मरीज के साथ जो उनके अटेंडेंट्स हैं उनका क्या कहना है, वो कितनी तकलीफ में है? जी देखिए, वो तो इंतहाई बेबस हैं, बेयारो मददगार हैं बेचारे कि उनको अपने प्यारों का इलाज कराना है हर सूरत में, तो वो प्राइवेट अस्पतालों की फीस तो अदा कर नहीं सकते। इसी वजह से वो मजबूरन इस सरकारी अस्पताल में आते हैं कि अद्वियात शायद बाहर से मंगवा लें और बाकी चीजें जो है
शायद उनको अस्पताल से मिल जाए। लेकिन इंतहाई बुरा हाल है। मरीजों और तीमारदारों का यही कहना है कि यहाँ पर गंदगी, वो अपनी मदद आपके तहत बाज़-औक़ात अपने मरीज के बेड की सफाई कर लेते हैं और बराबर में जो कचरा पड़ा था उसकी सफाई कर लेते हैं, लेकिन जो खाकरोब है वो उनके साथ ना तो तावन करते हैं ना ही सफाई करते हैं। इब्राहिम, अस्पताल की जो सफाई है वो बड़ी मुख्तलिफ किस्म की, इसलिए कि वहां पर इंजेक्शंस भी हैं, वहां पर ड्रिप्स भी हैं, वहां पर लोगों के सैंपल्स भी हैं, वो खून हमें गिरा हुआ भी नजर आ रहा है। फिर लोगों ने पान की पीके भी वहां पर जो है वो माशाल्लाह में नजर आ रही है, खाने पीने की अशिया हैं जिसमें मुख्तलिफ बीमारियां हम देख रहे हैं उसकी वजह से फैल रही हैं। ऐसे में मच्छर वहां पर बढ़ते जाएंगे, डेंगू ऑलरेडी फैलता जा रहा है, तो ये तो बीमारियां मजीद वहां पर फैलती जा रही होंगी। ये मरीज फिर तो पॉसिबल ही नहीं जनरल वार्ड में वो अपना थोड़ा सा भी वक्त गुजार सकें। जी बिल्कुल यही हकीकत है और वीडियो में भी वाज़ेह तौर पे यही सामने आ रहा है कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से यही हाल है कि सफाई जब नहीं होती तो जो मरीज सेहतयाब होने आता है वो मजीद इन्फेक्शन का शिकार भी हो रहा है, बीमार भी हो रहा है, और साथ साथ उनके जो तीमारदार हैं उनको ज्यादातर अंदर बैठने नहीं दिया जाता, तो वो भी गेट के पास ही अपना डेरा डाल लेते हैं कि शायद बाहर से अद्वियात मंगवानी पड़ जाए या सिरिंजेस कैनोला मंगवाना पड़ जाए। तो जब बाहर बैठते हैं तो वहां पर भी गंदगी के ढेर लगे होते हैं और इंतजामिया को कई बार उन्होंने शिकायत भी की है। इस हवाले से सिर्फ मरीज और तीमारदार परेशान नहीं है बल्कि तिब्बी अमला जो है जिसमें नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स भी शदीद परेशान है। उन्होंने कई बार इंतजामिया को तहरीरी तौर पर भी कहा है कि खुदारा सफाई के लिए इकदाम किए जाए, क्योंकि प्रोफेसर या डॉक्टर आके सुबह झाड़ू खुद नहीं लगाएगा, पोछा खुद नहीं लगाएगा। अगर ये चीजें जाहिर बात है वो अपना काम करेंगे कि सफाई करेंगे। इब्राहिम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया और इस अहम इशू को हाईलाइट किया। और कुछ नहीं किया जा रहा, किसी किस्म का हमें सफाई का अमला नजर नहीं आ रहा। और जिस तरीके से मैंने थोड़ी देर पहले भी यही अर्ज किया था कि मैंने अब्बासी शहीद का अच्छा वक्त, अच्छे हालात और अच्छा माहौल अपनी आंखों से देखा है, और आज ये तमाम मनाजिर देखकर मैं शदीद दुख और अफसोस में हूं। हमारे साथ इसी पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है साबिक सदर और चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये क्या इस वक्त जो हमने देखा है अब्बासी शहीद का हाल, क्या कराची वाकई में लावारिस हो चुका है हर तरह से? नहीं, बिल्कुल लावारिस नहीं हो गया है, हमारे होते हुए लावारिस नहीं है, लेकिन हम उस वक्त कुछ कर पाएंगे ना जब लोग हमें अपना चौकीदार बनाएंगे, जब लोग हमें अपना मसीहा समझेंगे, डॉक्टर बनाएंगे, जब जाकर इस कराची का इलाज होगा। कराची वाले अभी तक तजुर्बे करते रहे, अगर कर रहे हैं, उन्होंने सही लोगों को मैंडेट नहीं दिया, उन्होंने जिनको चौकीदार बनाया उन्होंने चोरों के साथ मिलकर उनको लूटा है। बिल्कुल लावारिस नहीं है कराची। अगर लावारिस होता तो फिर हम यहाँ पर बिल्कुल हमने क्या आइसक्रीम की दुकान तो नहीं खोल रखी, डेफिनेटली हम यहाँ पर इसको ठगी करने के लिए बैठे हैं और हम कर सकते हैं, हमने इसको करके दिखाया। बिल्कुल विदाउट मिंसिंग माय वर्ड मैं आपको कहूँगा बिल्कुल लावारिस नहीं है, और जिस दिन हमें ये मैंडेट दे देगा कराची, दोबारा कराची उससे बेहतर हो जाएगा। अब सर, खैर ये तो बात है बिल्कुल आपकी, लेकिन इसके साथ साथ हम जिस तरीके से सूरत हाल देख रहे हैं ना, सड़कों का टूटना बर्दाश्त हो जाता है, कराची के बाकी मसाइल बर्दाश्त हो जाते हैं, जिस तरीके से कराची में बीमारियां फैलते हुए इस वक्त देख रहे हैं, बारिशों के बाद, हालिया बारिशों की वजह से डेंगू में बेहद इजाफा हुआ है, बच्चे बेहद बीमार हुए हैं, सिंध में ऑलरेडी हम बात हो रही हैं, सैलाब की सूरत हाल अलग है। और ऐसे में जो अफराद अस्पताल जाते हैं इलाज कराने के लिए, वहां पर अगर सफाई नहीं होगी, खून आपका जमीन पर पड़ा होगा, वहीं पर बीमार भी मौजूद हैं, मरीज भी मौजूद हैं, तीमारदार भी मौजूद हैं, ऐसे में अस्पताल इंतजामिया को एटलीस्ट सफाई कराना तो लाजिम है, इस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है वो किसी को आवाज़ लगाऊं, कहूं कि फ़लाँ गलत कर रहा है, फ़लाँ गलत कर रहा है, मैं तो ये काम नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि ये फालतू की बात है और ये इसका कोई असर नहीं होगा और इन्होंने ठीक नहीं होना। जिनको हम आवाज़ लगाएंगे उन्होंने ठीक नहीं होना। भाई अगर अमला नहीं कर रहा तो उसके ऊपर अफसर कहाँ है, एडमिनिस्ट्रेटर जो लगा हुआ है वो कहाँ है, एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर हुकूमत कहाँ है, उसका वजीर कहाँ है, वजीर आला कहाँ है। और अगर आप खातों में पैसे देखेंगे तो करोड़ों रुपए का फंड तो आ रहा है, जा रहा है, तनख्वाहें जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो मैं अब इन चक्करों में नहीं पड़ने वाला। मैंने बहुत आवाज़ें लगा ली, फिल्म सिंपल सी बात है, जब तक ये लोग रहेंगे इससे बुरा हशर होगा। इन्होंने ठीक नहीं होना, इन्होंने ये बता दिया कि ठीक नहीं। अब लोगों को ये डिसाइड करना है कि क्या लोगों ने ठीक होना है। अगर लोगों ने ठीक होना है तो अपने बच्चों के कातिल खुद ना बने, क्योंकि आज अपने वोटों से वो अपने कातिलों को चुन रहे हैं, तो अपने बच्चों के कातिल ना बने और
कुछ खुदा का खौफ करें। आपको जवाब, सिर्फ जालिम को जवाब नहीं देना पड़ेगा, मरने के बाद मजलूम को भी जवाब देना पड़ेगा कि तुझे अल्लाह ने अकल नहीं दी थी, तुझे जो है वो शऊर नहीं दिया था, तुझे सही गलत का पता नहीं बताया था। फिर तू अगर गलत फैसले करेगा तो फिर जालिम तो अपने जुल्म का जवाब देगा, मजलूम भी अपने जुल्म का जवाब दे, अपने अपने ऊपर होने वाले जुल्म का जवाब देगा कि भाई जरा जरा से नारों में, जरा जरा से झूठे वादों में और जरा जरा सी जाती मफाद में आप जो है वो पूरी पूरी कौम को बेड़ा गर्क करवाते हो अपने वोटों से। तो ये किसी और का कसूर नहीं है, लोगों ने ठीक हो जाना है, ठीक हो जाएगा सारा। अच्छा, ये जो 7 फुटेज चल रही है इस वक्त नाज़रीन हमारे देख रहे हैं, आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि हम जिक्र कर रहे हैं गंदगी का, लेकिन ये तो बड़ी साफ फुटेज है। ये फुटेज उस वक्त की है जब मुस्तफा कमाल साहब नाजिम थे, तो हम ये सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं कि उस वक्त इस अस्पताल की सूरत हाल क्या थी और इस वक्त क्या है। ये जो आप सारी सफाई सुथराई देख रहे हैं, अमला देख रहे हैं साफ करते हुए और अस्पताल का निजाम देख रहे हैं, ये उस वक्त का दौर बिल्कुल ऐसे। लेकिन मुस्तफा साहब, इस तरह के इस वक्त हालात चल रहे हैं, हम आए दिन इस वक्त स्ट्रीट क्राइम की बात कर रहे हैं, सड़कों पर, घरों की दहलीज पर, दरवाजों पर लोग लुट रहे हैं, बच्चों के सामने उनको गोली मार दी जाती है, लोग लावारिस हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर ने पूरे शहरियों का इस वक्त जीना मुश्किल किया हुआ है, यूं कहिए कि मरना भी आसान नहीं किया हुआ। जी देखिए, अब मैं 30 सेकंड पहले, थोड़ी सी पहले वाली बात पे अब्बासी शहीद के जवाब देकर, मैंने अपने ज़माने में ये ट्रॉमा सेंटर बनाया ना, ये 900 बिस्तरों का अस्पताल था, मैं इसको 1300 पे ले गया। और वेंटिलेटर्स किसी भी सरकारी अस्पताल में उस ज़माने में कहीं पे भी मौजूद नहीं थे, और वेंटिलेटर की उस वक्त की कीमत पर नाइट जो है ना 20,000 रुपये चार्ज होता था प्राइवेट। मैं 28 वेंटिलेटर्स पहले और फिर उसको 38 कर दिया हमने। 0 मीटर जो है वेंटिलेटर्स हमने कोरिया से इंपोर्ट करके उनके टेक्नीशियंस यहाँ बुलाए, उनको ट्रेन करवाया, और हम एक 5 रुपए की पर्ची पे गरीब इंसान को वेंटिलेटर लगाते थे। 5 रुपए की पर्ची पे, जहां 20,000 रुपए कि वो जा ही नहीं सकता था, मर जाता था, वहां 5 रुपए। और फिर दिन और रात उसके ऊपर खड़े होकर उसकी मॉनिटरिंग करते थे, सफाई होती थी। एंड इट वाज लाइक पाकिस्तान के दूसरे शहरों से लोग आकर ट्रेवल करके आकर, वो जमाना था अब्बासी शहीद में अस्पताल। तो आप यकीन जाने मेरा तो खून जलता है, इसलिए कि मैं देख नहीं सकता इन चीजों का। एनीवे, अब आ जाते हैं स्ट्रीट क्राइम्स के ऊपर। देखिए, सिंध में पिछले 14 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उन्होंने अपनी अकरबा परवरी की इंतहा कर दी है, और जो थानों का निज़ाम है वो बिकता है यहाँ पर, कराची में थाने बिकते हैं यहाँ पर, और जो SHOs लगाए जाते हैं उनका कोई वो मुकामी नहीं है यहाँ से, उनको दूर दराज से लाकर यहाँ पर SHO, और उनको पता है 3-4 महीने के बाद उनको चेंज हो जाना है, और 3-4 महीनों में उन्होंने जो पैसे देकर आए उसको कमाना है यहाँ पर। जो निज़ाम है इस तरह के निज़ाम पे आज ये कुछ भी नहीं हो रहा जो लावा पकड़ा है, जिस तरह के तरीके का लावा पकड़ा है। तो डेफिनेटली आप जॉब आप देंगे नहीं, आप पानी देंगे नहीं, आप रात में बिजली देंगे नहीं, या सुबह गैस देंगे नहीं, कचरा आप उठाएंगे नहीं, अस्पताल में दवा नहीं देंगे, तो डेफिनेटली लोगों ने ये काम करना है। और सबको पता है कि दे विल बी स्कॉट फ्री, कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है, पुलिस अपने धंधों में लगी हुई है, ऊपर उनके पुलिस के ऊपर जो लोग हैं वो अपने धंधों में लगे हुए हैं। तो ये तो इस वक्त 14 सालों से सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी की जागीर बन गई है, और अनफॉर्चुनेटली हर वफाकी हुकूमत अपनी हुकूमत चलाने के लिए यहां पर पीपल्स पार्टी को खुली छुट्टी दे देते हैं कि भाई आप हमें तंग नहीं करना। वफाक में खान साहब ने भी ये किया, इससे पहले मियां साहब ने भी ये किया, और ये वाले मियां साहब भी ये कर रहे हैं। यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये है कि काम करना जो है ये सिर्फ और सिर्फ, खासतौर पर मेयर की मैं बात कर रहा हूं, ये इख्तियारात का ही मसला है। मतलब ठीक है, हम वो भी एक मैटर है जो जिक्र करते हैं जिसका, और जिसको ठीक होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये मसला सिर्फ और सिर्फ इख्तियारात का है या वाकई काम करने की नीयत होना भी बहुत जरूरी है? ये मसला किरदार का है मेरे अजीज, ये मसला किरदार का है। अगर किरदार नहीं है तो आपके पास जितना भी इख्तियार दे दिया जाएगा, आपको अगर लंदन का मेयर बना देना, आप लंदन को भी 6 महीने में लेयारी बना देंगे आप अगर आपके पास अगर किरदार नहीं है, वहां भी गटर उबल रहे होंगे, कुत्ते काट रहे होंगे बच्चों को, आप लंदन और न्यूयॉर्क को भी जो है लेयारी और रंछोड़ लाइन बना देंगे 6 महीने में, अगर आपके पास किरदार नहीं है। सारा मसला किरदार का। आज भी ये कराची इसी इख्तियार और वसाइल में मेंटेन हो सकता है, झाड़ू दे सकते हैं, सफाई दे सकते हैं, अस्पतालों में दवा ला सकते हैं, सड़कों पे पैचवर्क कर सकते हैं, लाइट जल सकती है, जो अभी मौजूद। जी एग्जैक्टली, ये मेंटेनेंस की मैं बात कर रहा हूं, मैं मेंटेनेंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि देखिए पैसे तो एम्प्लॉइज को आप तनख्वाहें तो दे रहे हैं ना, और आप मेंटेनेंस के पैसे तो आपके पास आ रहे हैं ना, आप उनसे काम नहीं ले पा रहे क्योंकि आप हराम कमा रहे हैं, आप रिश्वत ले रहे हैं। मैं नए प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन इसी इख्तियार में शहर की मेंटेनेंस बहुत अच्छी हो सकती है। और जब आप मेंटेनेंस ईमानदारी से करेंगे, जब आप किसी की
जब आप किसी से इख्तियारात लेने की बात कर पाएंगे। अगर आप खुद चोर हैं तो आपको इख्तियार कौन देगा? अगर आप खुद हराम कमा रहे हैं तो आपको नए इख्तियारात कौन देगा? मुस्तफा साहब, मैं अभी आपकी बात कर रही थी और जब आप सारा ये फुटेजेस हमें देख रही थी तो मुझे याद है कि जब ये हुआ था तो उस वक्त जब मैं जिस चैनल में थी हमने कवर किया था और गाए बगाए आपसे मुलाकात रहती भी थी। और मैं फुटेज देख के वो वक्त मुझे एकदम से एक फ्लैशबैक आ गया कि अब जाहिर है वसीम अख्तर साहब भी बने मेयर कराची, लेकिन इख्तियारात का बहुत ज्यादा उन्होंने शोर मचाया कि इख्तियारात नहीं दिए जाते। फिर मुझे वो दौर याद आता है जब मैंने आपको देखा था। जाहिर है मैं एक आम इंसान हूं, मेरे आम से सवाल हो सकते हैं, हो सकता है मैं सही सवाल करूं, हो सकता है मैं गलत भी सवाल करूं, लेकिन क्या ये वाकई में इख्तियारात का मसला है या वाकई में इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है? जी देखिए, मैंने आपको कह दी इससे पहले वाली बात कि ये किरदार का मसला है, ये इख्तियार का मसला नहीं है। देखिए, इख्तियारात कम हुए हैं, यकीनन कम हुए हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं हुए हैं कि आप जो है वो इसकी मेंटेनेंस नहीं कर सके। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ मेंटेनेंस। नया प्रोजेक्ट्स, भाई आपको नए प्रोजेक्ट्स बनाने, अब्बासी शहीद अब नया नहीं बनाना, बना हुआ जो था उसको चलाना है ना, तो नया थोड़ी बनाना है, उसको चलाना है। मशीनें नहीं थोड़ी लानी है, उस मशीनों की निगरानी करनी है, मेंटेनेंस करनी है। सड़क नहीं थोड़ी बनानी है, अंडर पासेस नए नहीं बनाने भाई, उसी अंडर पासेस पे झाड़ू लगाना है, उसकी सफाई करनी है, इसका इख्तियार है। नंबर 2 ये कि भाई अच्छा मान लेते इख्तियार नहीं है तो भाई मेयर का काम ये तो नहीं था कि 4 सालों तक सिर्फ वो ये रोना रोते रहे, भाई रिजाइन कर देते। नंबर 2 फिर ये सवाल हो कि भाई इख्तियारात गए कब? 2013 अक्टूबर के जब एमक्यूएम जो है वो इसी सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी का हिस्सा थी, उनका गवर्नर बैठा था 14 सालों से, इनके वजीर थे 8 वुज़रा थे, और 2013 में अपने हाथों से साइन करके ये इख्तियारात और वसाइल पीपल्स पार्टी की झोली में डाल दिया है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि इख्तियारात छिन गए। अच्छा भाई, आप तो सड़क बंद कराने वाली, रोड बंद कराने वाली, शहर बंद कराने वाली पार्टी मशहूर थे, हड़ताल बंद करने वाली पार्टी मशहूर थे, हजारों हड़तालें करवाई हैं। इस पे तो हड़ताल बनती थी ना कि जब इख्तियारात और वसाइल गए, इस पे तो शहर बंद कराना बनता था ना। क्यों नहीं शहर बंद कराया? क्योंकि अपना गवर्नर बैठा हुआ था, क्योंकि अपने वजीर बैठे हुए थे इसी पीपल्स पार्टी के साथ 2013 में, और अपने हाथों से लिख कर दिया है सारे इख्तियारात। तो आज किस मुंह से आप कहेंगे कि इख्तियारात नहीं है? खुदा के वास्ते अब लोगों को समझना चाहिए, अकल करना चाहिए, देखना चाहिए। ये बहुत हो गया झूठ। अभी देखिए, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, इन कराची के लोगों को फैसला करना है। हमारे हाथों से आखिरी दफा कराची बना था, हम ही इस कराची को ठीक कर सकते हैं। आखिरी दफा मुस्तफा कमाल के हाथों से, और इस कराची को ठीक करना आज भी मेरे लिए इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं। मेरे पास बहुत बड़ी टीम है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पीपल ऑफ कराची कि लोग अपने बच्चों को इसी तरह से नालों में गिराकर मारना चाहते हैं, नए तजुर्बात करना चाहते हैं, या उनसे अपना इलाज कराते हैं जिसने इस शहर को अपने हाथों में अपने पैरों पर खड़ा किया था। राइट, यानी कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वाकई में देखकर हम कमाल साहब, जब ये फुटेजेस आई ना तो हम यकीन माने आज शो शुरू करने से पहले ही शाहजेपुर में ये मनाजिर देखकर ही ना हम एक इतने शदीद शौक में थे कि एक छोटा मोटा गंदगी का मसला नहीं है, एक सरकारी अस्पताल के वसाइल का भी मसला नहीं है, लेकिन वहाँ की कंडीशन और मनाजिर देखकर वाकई में तबीयत खराब हो गई देखकर कि वहीं खून, वहीं पर बैंडेजेस, वहीं पर टूटे हुए इंजेक्शंस, वहीं पर खाना, वहीं पर पान की पीके। ये कौन सा अब्बासी शहीद है जो हमने कभी नहीं देखा? और खास तौर पर मुस्तफा साहब ये जरूर बताइएगा, फिर टॉप प्रायोरिटी पे जो भी मेयर आता है उसके लिए टॉप प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से काम का आगाज करना चाहिए कराची के लिए, खासतौर पर जितने भी महदूद वसाइल हैं, इख्तियारात हैं उसमें? देखिए, मल्टीपल प्रोंग स्ट्रेटेजी, सब कुछ करना पड़ेगा इकट्ठे। कोई आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक चीज़ छोड़ें और एक चीज़ जो आप, सबसे पहले तो पानी का मसला है, उसके बाद जो है वो बिजली का मसला है। बिजली डेफिनेटली लोकल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती, लेकिन अगर आपके पास मैंडेट आ जाएगा तो आपको के इलेक्ट्रिक के जाकर दरवाजे पे, क्योंकि शहरी आपके हैं करा, आपको खड़े होकर कहना पड़ेगा मेरे पास मैंडेट है, इस के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली को ख़त्म करो और मल्टीपल एजेंसीज को यहाँ पर, मल्टीपल कंपनीज को यहाँ पर लाइसेंस दो। जिस तरह से फ़ोन की कंपनीज के लाइसेंसेज हैं, इस तरह से कराची के लोगों के पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि अगर एक के इलेक्ट्रिक बिजली नहीं दे रही तो वो ABCD उनके पास ऑप्शन हो, उसका कार्ड खरीदे और लगाए अपने मीटर में और आ जाए। जब तक ये कंपटीशन नहीं कराएंगे, जब तक यहां पर ये मोनोपोली खत्म नहीं होगी, जब तक के इलेक्ट्रिक की डाकाजनी खत्म नहीं होगी। नंबर 1 तो के इलेक्ट्रिक दूसरी बात है। तीसरी बात जो है वो सफाई का निजाम है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। चौथी बात है अस्पताल और एजुकेशन, हेल्थ और एजुकेशन। ये वो 4-5 चीजें हैं, और फिर सड़कों की मेंटेनेंस, ये 6ठी 7वें पे आ जाती है। ये वो सबसे पहले पानी
14 सालों से एक कतरा पानी शहर में पीपल्स पार्टी ने नहीं दिया, बल्कि जो पानी लाइनों में आता था उस पानी की लाइनों पे भी हाइडेंट बनाकर कराची के लोगों का पानी चुराकर कराची के लोगों को अरबों रुपए का पानी बेचते हैं। और ये पानी की चोरी कोई ठेले वाला गरीब आदमी नहीं करता, ये MNAs करते हैं, MPs करते हैं, उनके भाई उनके रिश्तेदार अफसरान करते हैं। तो ये अरबों रुपए का कारोबार है, इसको बंद कराना है और ये लाइनों में पानी देना है। K4 को कंप्लीट कराना है। K3 को मैं लेकर आया था कंप्लीट, मैंने कंप्लीशन की थी। K4 को मैं शुरू करके गया था, आज वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। इसको हमारे हाथों से कंप्लीट होना है इंशाअल्लाह ताला। और शहर के पानी के निजाम को सबसे पहले सही करना है। यहां पर ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां पर 2 महीने में 1 घंटे के लिए पानी आता है, गरीब लोग रहते हैं वहां पर, साल में 6 घंटे का पानी आता है। आप इस शहर में कल के दहशतगर्द आज पैदा कर रहे हैं। मैं बार बार ये कहता हूं कि आपने शहर के नौजवानों से उम्मीद छीन ली है, आज वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये अल्लाह इस पर रहम करे। ये तो हमारी वजह से आज हमने इस तमाम गुस्से को कंट्रोल करवा रखा है, रोक रखा है और लोगों को उम्मीद दे रहे हैं। अगर इसमें बहुत देर हो जाएगी तो मैं आपको बता रहा हूं कि फिर आप ये कराची तबाह नहीं होगा, पूरा पाकिस्तान, कराची पूरा पाकिस्तान चलाता है। खुदा के वास्ते इसके ऊपर तवज्जो दीजिए। बिल्कुल, सबसे ज्यादा टैक्स करेक्शन यहाँ से की जाती है, लेकिन ये सब कुछ देख के बहुत अफसोस होता है। मुस्तफा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने शो में ज्वाइन किया। और जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं आपको ये मनाजर, हमारे नुमाइंदे ने जो अंदर से ये फुटेज जो है खासतौर पर बादशाह अस्पताल की ये कैप्चर की है और आपको दिखा रहे हैं। खासतौर पर ये सूरत हाल है हमारे अस्पताल की, सड़कों का हाल आप ऑलरेडी देख रहे हैं, पानी के मसाइल हैं। बस हम उम्मीद करते हैं कि मसाइल हल हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हमने अच्छा दौर नहीं देखा या हमने अच्छा वक्त अब्बासी शहीद या हमारे सरकारी इदारों का नहीं देखा, हमने देखा है। तो हमें पता है कि वो मुमकिन है, यानी कि सिर्फ मेंटेन करना है, कुछ नए तरीके से नहीं बनाना। अब अगर हम नई तरीके की बात करें, जो मेंटेन हो रही है वो है दोबारा से हम क्या मूड भी बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हमारी मेहमान टीम आ चुकी है जी। शहर कराची की बात करें तो सालों के बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, कल कराची में भी हुई। कल क्रिकेट की दुनिया में बहुत ज्यादा हलचल रही, फिर लाहौर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अनाउंस हुई टीम्स के हवाले से। तो कल क्रिकेट के मैदान में गहमा गहमी बहुत रही। 17 बरस बाद इंग्लिश टीम जो है वो पाकिस्तान पहुंची है। शायकीन क्रिकेट भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और खासतौर पर अपने फेवरेट प्लेयर्स को देखने के लिए मैदान में, वो भी जब पाकिस्तान में मैदान हो और पाकिस्तान के मैदान में खेला जा रहा हो मैच, ज्यादा एक्साइटेड लोग होते हैं। इंग्लिश की टीम जो है, इंग्लैंड की टीम जो है पाकिस्तान के खिलाफ 7 T20 मैचेस खेलेगी, जैसा कि आपको हमने बताया था, जिसमें 4 मैचेस कराची में खेले जाएंगे, 3 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं, रूट्स का तयन किया जा रहा है खासतौर पर, और इसके साथ साथ जो है वो हम देख रहे हैं कि जो हमारे स्क्वाड है उसका ऐलान भी कर दिया गया। लेकिन एक चीज जो है ना उनको बहुत सालों बाद भी वही मिली, वो है हमारे कराची के खड्डे। क्योंकि बारिशों के बाद हमारा जो है थोड़ा सा हालत बुरा है, इसलिए हालात हमारे काफी मुश्किल चल रहे हैं। लेकिन खबर ये आई थी कि जी बहुत जल्द इनको रोड्स को भी ठीक कर दिया जाएगा, बिकॉज उनके निकलने से लेके स्टेडियम तक का रास्ता एक बड़ी चौड़ी रोड है, तो इसलिए उनके लिए आसानी भी होगी। इंशाल्लाह बाय द टाइम वो लाहौर में ये मैचेस जो होंगे उसमें बेहतर हो जाएगी सिचुएशन। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे अपने मोस्ट फेव मिर्जा इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम माया, सुबह बखैर आपको भी और शाहजेब आपको भी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ शाहजेब, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक रहें, क्योंकि अभी तो आपको बहुत ठीक रहना और बहुत जरूरी है, और हमेशा आप ठीक रहें सेहत के साथ। और इस तरीके से इंग्लिश क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ गई, वेलकम उनको कहते हैं साथ साथ। लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए ये कितना अच्छा कदम है जी? देखें, 2005 में आखिरी मरतबा नवंबर 2005 में इंग्लिश टीम माइकल वॉन की कप्तानी में पाकिस्तान आई थी और 17 बरस का एक तवील इंतजार। फिर जिस तरीके से फरवरी 2009 में गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक हुआ, वो अटैक हुए भी अब 13 बरस हो चुके हैं। तो उसके बाद से पाकिस्तान में क्रिकेट की सरगर्मियां मुकम्मल तौर से लोग कहते हैं उस वक्त बहाल होंगी जब ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें पाकिस्तान आएंगी। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम तो आ चुकी है, न्यूजीलैंड की टीम आकर वापस चलेगी, लेकिन उसके भी आने का अब स्केड्यूल जो है वो तरतीब दे दिया गया है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का पाकिस्तान आना इस बात की अलामत है कि अब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे मुकम्मल तौर से खुल गए, क्योंकि इससे पहले जो टीमें आ रही थी वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो उनको देखते हुए अगर आप कहें इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जो सिक्योरिटी कॉन्शियस है वो अगर पाकिस्तान आ गई है तो इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान में क्रिकेट की बहारें लौट कर आएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा से मुकाबले की बात करें तो कैसे मुकाबले मुतवक्के हैं आपके ख्याल में पाकिस्तान और इंग्लैंड के?
देखिए शाहजेब, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के कई स्टार क्रिकेटर्स नहीं हैं और कुछ रिटायर हो गए हैं। जॉनी बेस्टो जो है वो इंजर्ड है और कुछ प्लेयर्स उनके नहीं भी आए हैं और वो सब तैयारी कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, जो आइंदा माह अक्टूबर में जो है वो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। लेकिन एक प्रैक्टिस टूर है, चूंकि उनका कमिटमेंट था इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का, तो इसलिए वो लोग आए हैं। जॉस बटलर वो भी मुकम्मल तौर से फिट नहीं है, उनके कप्तान। वो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि इब्तिदाई 1-2 मैचेस में शायद वो ना खेलें। तो अब देखते हैं, पाकिस्तान की टीम को होम एडवांटेज हासिल होगा, लेकिन जिन विकेटों पर हम खेलकर वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे ये लम्हे फिक्रिया है, क्योंकि हमारी विकेटें लो बाउंस की विकेट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो बाउंसी विकेट्स होंगी, गेंद सीम होगा, स्विंग होगा, तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा एडजस्ट करना। इंग्लैंड तो सिर्फ चूंकि कमिटमेंट किया था इंग्लैंड ने, इसलिए वो अपना कमिटमेंट पूरा करने के लिए आए हैं। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं। अच्छा मिक साहब, इस तरीके से अभी ऑब्वियसली टीम्स आई हैं, मुकाबला होगा, अब आपने काफ़ी डिटेल्स तो माशाल्लाह से शेयर ही कर ली, लेकिन अभी कल की ऑब्वियसली बड़ी अनफॉर्चुनेट खबर भी आई, साबित एम्पायर और ऑब्वियसली क्रिकेटर असद साहब का भी इंतकाल हुआ, वो भी लाहौर में हुए। तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें साथ साथ हो रही हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं, क्रिकेटर्स को लेकर शायकीन एक्साइटेड भी हैं। हमें एक और चैलेंज डेंगू और मलेरिया का भी है। आप क्या समझते हैं, शायकीन क्रिकेट जो है वो रुकेंगे, उनको कोई रोक सकेगा या वो नहीं रुकेंगे जनाब स्टेडियम की तरफ आने से? देखें माया, अभी 20 और 22 को जो 2 मैचेस हैं उनमें टिकटों की फरोख्त इतनी ज्यादा नहीं हुई है। एक तो लोग माशी तौर पर परेशान हैं, दूसरे बारिशों का सीजन है, तीसरे कराची जो है वो खंडर बनता जा रहा था। अभी मुस्तफा कमाल साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फिर लोगों को तलाश माश के लिए महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। अब ठीक है, क्रिकेट के दीवाने हैं, क्रिकेट से इंजॉय तो करेंगे, लेकिन इब्तिदाई 2 मैचेस में जो कि 20 और 22 को है, उनके टिकट्स इतने ज़्यादा नहीं बिके, क्योंकि वर्किंग डे है। लेकिन फिर भी जो दूसरे मैचेस हैं जो वीक डेज पर हैं, उनके टिकट्स जो है उनकी फ़रोख्त ज़्यादा है। 4 मैचेस कराची में, फिर उसके बाद इंग्लिश टीम लाहौर चली जाएगी वहाँ। कल पाकिस्तान टीम का जो ऐलान हुआ माया, उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो बातचीत हो रही है कि उसी टीम का ऐलान किया है जिसने एशिया कप जीता। सिर्फ एक चेंज हुआ है, वो भी फ़खर जमान का, कि फ़खर जमान के घुट्टे में तकलीफ है, वो जा रहे हैं लंदन आज। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान टीम कैसा परफॉर्म करती है। तवक्कुआत तो लोगों को ज्यादा है, लेकिन अब देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है। परफॉर्मेंस के साथ साथ मुझे बताइएगा ना मिर्जा इकबाल बेग साहब, जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है, अब हम देख रहे हैं आमिर जमाल, इब्रार अहमद, हैदर अली की एडिशन भी हो गई है। तो आप खास तौर पर मिडिल ऑर्डर अब कैसा देख रहे हैं और ओवरऑल हमारी जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है उसको कैसा देख रहे हैं, कैसा परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं? शायद मिडिल ऑर्डर तो आपका एक्सपोज हो गया, बड़ा वल्नरेबल है। जिस तरीके से एशिया कप T20 में आप देखें कि आसिफ अली ने 25 गेंदें खेली, खुशदिल शाह ने पूरे टूर्नामेंट में 48 गेंदें खेली, इफ्तिखार अहमद ने 104 गेंदें खेली। तो मिडिल ऑर्डर तो इतना अच्छा नहीं है, और हैदर अली को आपने खिलाया नहीं, वो टीम के साथ रखा। अब आप पहले जाहिद महमूद को लेकर चल रहे थे, जो लेग स्पिनर है दादू का, उसको आपने टीम के साथ टूर कराया। अचानक आप इब्रार अहमद को लेकर आ गए। उसकी वजह यह है कि इब्रार अहमद कराची किंग्स से खेलते हैं और बाबर आजम कप्तान कराची किंग के, तो उनका उन पे कॉन्फिडेंस ज्यादा है। इसी तरीके से आमिर जमाल को आप ले आए। फ़हीम अशरफ कहाँ गया? 5 साल आपने फ़हीम अशरफ पर इन्वेस्ट किया, और वो उसके बाद 2017 से वो खेल रहा था क्रिकेट, वो बिल्कुल ही उसको आपने आउट कर दिया। तो इनके तजर्बात, जो लैपटॉप चीफ सेलेक्टर है, मैं उनको कहता हूँ, लगता ही है उनको कोई पर्ची दे दी जाती है, बस वो टीम का ऐलान कर देते हैं। और माशाल्लाह आप लोग भी अगर 12 लाख रुपए तनख्वाह लें तो आप भी यही काम करें। नहीं, आपके ख्याल में सिलेक्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई है मिर्जा इकबाल बेग साहब? क्योंकि इसके साथ साथ हम शान मसूद को भी एडिट देख रहे हैं, उस्मान कादिर भी आ गए अब तो। नहीं, उस्मान कादिर तो टीम के साथ थे, बाबर आजम के बड़े पक्के दोस्त हैं, लेकिन शान मसूद का प्रेशर बड़ा डेवलप हुआ सिलेक्शन कमेटी पर। वो रन्स के अंबार लगा रहा है, रन्स के पहाड़ जो है वो खड़े कर रहा है, जिसकी वजह से उसे रखा गया। और फिर उनके पास एक ये भी था ना कि फ़खर जमान मुकम्मल तौर से फिट नहीं है, तो इसलिए शान मसूद को रख लिया गया है। अब अल्लाह करे वो परफॉर्म करे। वही मसला है कि पाकिस्तान का, और शाहीन आफरीदी के बारे में कल शाहिद आफरीदी का एक स्टेटमेंट आया कि वो अपने खर्चे पे कर रहा है। फिर 4-5 घंटे बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जागा, उसने कहा नहीं जी हम तो अपने प्लेयर्स का खुद ख्याल रख रहे हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप देखें T20 वर्ल्ड कप पिछले साल भी आपको याद होगा, शाहजेब और माया के 3 चेंजेस एकदम से रमीज राजा ने आते हुए कर दिए, और कल भी प्रेस रिलीज आया कि 16 अक्टूबर तक आप चेंजेस कर सकते हैं।
तो देखें कुर्रे फाल किसके नाम निकलता है, ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जहाज पे कौन कौन बैठता है। और आपके ख्याल में सरफराज अहमद अच्छी ऑप्शन नहीं है? बहुत अच्छी ऑप्शन थी। मैं तो हैरान होता हूँ कि एक आपको सीजन कैंप से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है और T20 क्रिकेट है। आप मोहम्मद हारिस को, जो मोहम्मद रिजवान का सपोर्ट उन्हें बहुत हासिल है, आप उनको एज अ रिजर्व विकेट कीपर लेके जा रहे हैं शाहजेब। दुनिया की दीगर टीमों ने अपने 15 रुकनी स्क्वाड में 2-2 विकेट कीपर रखे और रिजवान इस पर भी क्वेश्चन मार्क है। रिजवान के साथ थोड़ी प्रॉब्लम रही एशिया कप में। तो जी माया, आप कुछ कह रही थी? मैं कुछ कह रही थी, आपने क्या मेरी दिल की आवाज सुन ली थी। ये होती है अंडरस्टैंडिंग, जबरदस्त बेग साहब के साथ। अच्छा बेग साहब, मैं ये सोच रही थी कि इस तरह ऑब्वियसली हमारे जो इस वक्त हमारे सैलाब की सिचुएशन है, उससे पूरी दुनिया जो है हमारी तरफ बड़ी एम्पैथाइज कर रही है, हमारे साथ इमोशनली बड़ा कनेक्ट कर रही है और बड़ी खुशी हो रही है इस बात को देख के कि कोशिश है अपनी क्रिकेट से सैलाब मुतासरीन को खुशी दें। ये इंग्लिश कप्तान ने भी कल कहा है, तो ये बात बड़ी मुझे अच्छी लगी कि चलो उनको सिर्फ क्रिकेट का नहीं है, उनको सिर्फ अपने अपने मैचेस का नहीं है, उनको इस बात की भी एक एहसास है, एक फीलर है, उनको इमोशन है उनके अंदर कि भाई जो पाकिस्तान इस वक्त टफ टाइम से गुजर रहा है उनके साथ उनको खेलकर उनको खुशी दे सकें कुछ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। चैरिटी वो लोग बड़ी करते हैं और लोग कहते हैं कि हम तो मुसलमान हैं। अगर आप उन गोरे ममालिक में चले जाएं, वो मुसलमान नहीं है, लेकिन वो सारी चीज़ें वो करते हैं जो इस्लाम हमें दर्स देता है कि वो जानवरों का ख्याल रखते हैं। इंसानियत बहुत ज़्यादा है, हर तरह की चीज़ें। तो वही इंसानियत है जिसकी वजह से मुश्किल घड़ी में, मुसीबत की इस घड़ी में आप देखें क्या हाल हुआ है पाकिस्तान का। बिल्कुल बहुत अच्छा जेस्चर है, क्योंकि 8 अक्टूबर 2005 को ज़ल्ज़ला आया, उसमें भी पाकिस्तान पर आफत आई, फिर 2010 का सैलाब आया, लेकिन उसके बाद जो अब सूरत हाल है, 12 साल बाद जो सैलाब आया है, एक बड़ी मुश्किल घड़ी। मैं तो समझता हूँ क्रिकेट के जरिए सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए जिस तरह से कोई मैच वैच की पूरी आमदनी दी जाए, ताकि उन लोगों को जो हमारी तरफ जिनकी नजरें हैं, जो बेआसरा बेसहारा हैं, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी आसान करे। आमीन आमीन। भाई साहब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई नो आने वाले दिन बहुत मसरूफियात में होंगे आपके, इसलिए आउटडोर्स जाना पड़ेगा, बहुत एहतियात करिएगा, फुल स्लीव्स पहन के जाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। मिर्जा इकबाल भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्फे के बाद शाहजेब बुरमाया कर रहे हैं आपका इंतजार। प्लीज डू स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। माया खान और शाहज़ेब अहमद के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। अगला सेगमेंट शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में काम करने वाली जगह पर जो हरासमेंट केसेस हैं उसमें बेहद इजाफा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि 100% से भी ज्यादा इजाफा हो चुका है, जिनमें मर्दों की शिकायत भी शामिल हैं। और सूबाई मुतसिब बराए इंसदाद हिरासत रखशंदा नाज के मुताबिक रिपोर्ट होने वाले वाकयात की तादाद अब भी असल वाकयात से बेहद कम है, कम हो सकती है, क्योंकि सूबे की एक बड़ी तादाद बिलखुसूस खवातीन को इस बारे में आगाही नहीं है, यानी कि कुछ पता ही नहीं है कि क्या उनके राइट्स हैं या क्या वो इस हवाले से कदम उठा सकती हैं। और बहुत सी खवातीन तो हिरासत के मायने भी नहीं जानती हैं। हिरासमेंट होता क्या है, हिरासा करना होता क्या है, आपके हुकूक क्या है। शाहजेब ने फरमाया कि ऑब्वियसली इसमें मर्द भी शामिल हैं। खवातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली समाजी कारकुन शमाना शाह के मुताबिक साइबर हिरासमेंट के केसेस रिपोर्ट करने में मुश्किलात का सामना होगा। बिल्कुल, और ये क्या मुश्किलात हैं, केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, इसकी तादाद में क्यों इजाफा हो रहा है, इसी पर बात करने के लिए हमें शो में ज्वाइन किया है समाजी कारकुन शमाना शाह साहब। शमाना साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। जिस तरीके से शमाना साहब हम देख रहे हैं ये वाकयात में इजाफा हो रहा है, ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है, हरासमेंट केसेस इस तरीके से इतने ज्यादा बढ़ जाना। देखें, एक पहली बात जब हम कहते हैं कि हरासमेंट केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसमें एक चीज़ बहुत खुशआइंद ये है कि ख़वातीन या मर्द जो भी हैं वो अपने केसेस सामने लेके आ रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं। पहले भी केसेस की तादाद इसी तरह थी, बहुत ज़्यादा हरासमेंट के इश्यूज थे, लेकिन रिपोर्टिंग मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और ना रिपोर्ट होते थे। अब जो है थोड़ा सा ये इशू रिजॉल्व हुआ है कि कानून के आने के बाद, कानून साजी के बाद, सूबाई मुतसिब की अपॉइंटमेंट के बाद लोग आ रहे हैं। ख़वातीन जो है वो कंप्लेंट्स अपनी लेके आगे आ रही हैं, चाहे वो मर्द हजरात है वो भी कंप्लेंट्स जो है वो लेके आ रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये इशू थोड़ा सा रिजॉल्व हुआ है कि कंप्लेंट मैकेनिज्म स्ट्रेंथन हुआ है और लोग आगे आ रहे हैं अपनी कंप्लेंट्स लेकर।
लेकिन साथ में इस तरह भी हमने फरमाया, ये शाहजेब ने भी, कि मर्दों की भी शिकायत आ रही हैं, मर्दों के हवाले से भी उनको हिरासा किया जा रहा है। जरा उसमें भी जरा रोशनी डालिएगा, किस हवाले से मर्दों को हिरासमेंट का सामना करना पड़ता है? जी देखिए, जब हम जिनसी हरासियत की बात करते हैं तो बहुत जगहों पे हमने देखा है कि हम उसको लिंक कर देते हैं खवातीन के साथ। जिनसी हरासानी या जिनसी हरासियत जो है वो एक जेंडर बेस्ड है, वो खवातीन के साथ भी हो सकता है, वो मर्द हजरात के साथ भी हो सकता है, वो ख्वाजा सराओं के साथ भी हो सकता है, और कंप्लेंट मैकेनिज्म तीनों का जो है वो एक ही तरीके से कानून उसको डील करता है। तो मर्द हजरात की जो कंप्लेंट्स हैं वो हमारे पास भी काफ़ी ज़्यादा आई हैं, जो सूबाई मोहतसिब को रेफ़र भी की गई हैं। उसमें डॉक्टर लेवल के लोग भी हैं, उसमें ऑफिसर, बैंक ऑफिसर्स भी हैं। वो कंप्लेंट्स जो हैं वो उनकी ख़वातीन जो कॉलीग्स हैं उनके अगेंस्ट की हैं, और वो बेसिकली उसी टाइप की कंप्लेंट जो हम बहुत सोचते हैं। लेकिन ये कि आपके हमारा एक कल्चरल इन्वायरमेंट ये है कि मर्द जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ तो सेक्सुअल हरासमेंट हो नहीं सकती। जिनसी हरासियत की बात करके हम कहते हैं कि हम एक मेल ईगो को हर्ट कर रहे हैं, तो बहुत कम तादाद में मर्द हजरात सामने आते हैं। हालांकि कंप्लेंट्स अगर आप देखें तो मेल हॉस्टल्स में बहुत ज़्यादा है। जब हम यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे होते हैं इसके ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर, तो हमारे पास बहुत सारे जो लड़के हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो सामने आए हैं बच्चे कि हमारे हॉस्टल्स में जिनसी हरासानी का, सेक्सुअल हरासमेंट का बहुत बड़ा एक इशू है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। लेकिन उस पे बात बहुत कम की जाती है, बहुत कम होती है, बहुत सही कम कह बात रही की हैं। जाती है, आगाही कम है। अच्छा, जिस तरीके से आप जिक्र कर रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ हों, दफातर हों, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ इदारों में हम देखते हैं हरासगी के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन साइबर हरासमेंट का तयन करना ही बड़ा मुश्किल है, उसको समझना मुश्किल है, और ख़ास तौर पर जो उसके केसेस हैं वो रिपोर्ट करने में भी बड़ी मुश्किलात आती हैं। ज़रा मुझे बताइएगा, एक तो साइबर हरासमेंट है क्या, और फिर रिपोर्ट करने में क्या मुश्किलात हैं इसमें? देखें, साइबर हरासमेंट के कंप्लेंट मैकेनिज्म अभी भी मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथन नहीं किया जा सका। साइबर हरासमेंट में किसी भी किस्म की आपको जो फेसबुक पे आपकी तस्वीरें लेकर ब्लैकमेल किया जाता है, टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैं आपको बहुत रीसेंट केसेस बताऊं जिसमें बच्चियां आई हैं और सिर्फ सिंपल टेक्स्ट मैसेजेस हैं, जो कि किसी भी तरीके से टेम्पर्ड टेक्स्ट मैसेजेस भी हो सकते हैं या क्रिएट खुद ही भी किए जा सकते हैं। उसके ऊपर वो साल 2-2 साल ब्लैकमेल होती रही हैं और वो पैसे देती रही हैं उन ब्लैकमेलर्स को। लेकिन वजह क्या थी कंप्लेंट ना करने की, FIA में ना जाने की या रेलेवेंट इदारों तक ना जाने की? वो ये थी कि एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी का एलिमेंट वो उनको लगता है कि इतना स्ट्रांग नहीं है वहाँ पे। सेकंड ये कि कंप्लेंट मैकेनिज्म इन इटसेल्फ जो है वो इतना मुश्किल है कि आप अगर ईमेल के थ्रू चीज़ें भेज रहे होते हैं साइबर क्राइम में या कंप्लेंट कर रहे होते हैं, तो वो उसके ईमेल का जवाब भी आपको 2-2, 3-3 या 6-6 महीने बाद रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। फिर अदरवाइज आपको जाके FIA के दफ्तर जाके आपको कंप्लेंट रजिस्टर करवानी होती है, FIR करनी होती है। तो ज़्यादातर बच्चियां जो है वो इस चीज़ से गुजरना ही नहीं चाहती, वो इस चीज़ को सामने लेकर ही नहीं आना चाहती कि उनकी फैमिलीज को पता ना चल जाए या कहीं ना कहीं पे उनके वर्क प्लेसेस में इंफॉर्मेशन ये फैल ना जाए और उनको निकाल ना दिया जाए। तो साइबर हरासमेंट का कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत जरूरी है। लेकिन शबाना साहब, इस तरह आप फरमा रही हैं, आप जिस एरिया में काम करी हैं, ऑब्वियसली सिर्फ वहाँ नहीं, मैं आपसे चाहूंगी कि आप तो पूरे पाकिस्तान और जहाँ जहाँ खवातीन हिरासमेंट का सामना करती हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या हैरासमेंट के जुमरे में सिर्फ यही आता है कि कोई उसको तंग करे, उसकी तस्वीरें शेयर करे या उसको किस तरीके से डायरेक्ट उसको हिट करे, या हैरासमेंट में ये भी आता है कि वर्क स्पेस फर्ज करें, खवातीन काम कर रही हैं प्रोफेशनल दुनिया में, हर फील्ड में खवातीन है माशाल्लाह माशाल्लाह, आदमी भी माशाल्लाह कर रहे हैं, लेकिन क्या उनको अच्छे तरीके से एक इदारे में काम करने की आज़ादी या उनके लिए जगह जगह रुकावट या उनकी बेसिक्स उनको मुहैया ना करना या थिंग्स दैट दे वर कमिटेड और फिर भी वो ना देना, क्या ये भी कहीं ना कहीं हैरासमेंट में आता है? बिकॉज उनके लिए काम करना फिर भी मुश्किल ही हो जाता है उस एनवायरनमेंट में। जी देखिए, हमें थोड़ा सा इस चीज़ को डिफरेंशिएट करना होगा कि सेक्सुअल हरासमेंट और हरासमेंट या डिस्क्रिमिनेशन में क्या फ़र्क है। जो सेक्सुअल हरासमेंट आपके पाकिस्तान के कानून के तहत सेक्सुअल हरासमेंट में किसी भी किस्म का सेक्सुअल फेवर है, उसमें वर्बल भी आ सकता है, उसमें फिजिकल भी आ सकता है, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ सकता है। कई जगहों पर हम देखते हैं कि मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल दूंगी कि हमारे पास इस तरह की कंप्लेंट्स हैं जहाँ पे खवातीन कॉलीग्स ने ये कंप्लेंट की है कि उनके मेल कॉलीग्स जब वो बैठे होते हैं लंच के लिए, तो वो आपस में कुछ इस तरह के जोक्स आपस में एक दूसरे को सुना रहे थे जो हमें अनकंफर्टेबल हम फील करते हैं उसको सुन के। तो दिस इज एन या देख रहे होते हैं या अनइजीनेस कराते हैं उनको। ये सब चीजें हरासमेंट में आती हैं जो कि खवातीन को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं काम की जगह पे। वो लंच या कैफेटेरिया के एरिया में जाना छोड़ देंगी, वो तो ये आपके लिए बहुत मेंटल टॉर्चर है कि आप अपनी काम की जगह पर कंफर्टेबल ही फील ना करें। तो इसकी वजह से खवातीन फिर काम की जगह पे आना, प्रोफेशनल अपने करियर्स को परसू करना बहुत पीछे वो कर देता है उनको।
बिल्कुल सही कह रही हैं। थैंक यू सो मच बहन, आप आई और आपने आकर शिवाना बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। मेरा ख्याल है इस गाहे बगाए इस मौजू पर बात करती रहनी चाहिए ताकि हमें याद रहे कि हम इंसान हैं, हमें इंसान बने रहने की बेहद बहुत ज़रूरत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में वक्त निकाला। और अब ज़रा इंसानियत की अगर बात करें तो यहाँ पर मेडिसिन की जो प्राइसेस हैं वो जगह जगह छापे पड़ रहे हैं। मेडिसिन जो है बहुत सारी पैनाडोल निकली हैं कहीं से जी, वो जखीरा की हुई थी, लोगों के पास पहुंच नहीं है, लोगों को मिल नहीं रही। ऑल दैट क्राइसिस। रीजन इसका हम आपको बताते हैं। रीजन इसका ये है, वजूहात इसकी ये हैं कि हुकूमत ने कीमतें बढ़ाने से इनकार कर दिया है और इस पर जो अद्वियात साज नाराज हैं, दवा साज कंपनीज हैं, वो 100 से ज्यादा सस्ती अद्वियात की पैदावार बंद कर दी हैं उन्होंने, और वो बंद करने की वजह से एक किल्लत भी पैदा हो गई है। पैदावार की बंदिश के बाद मुतबादिल अद्वियात की कीमतों में इजाफा भी हो गया है। यानी कि जो कहा गया था हुकूमत की जानिब से कीमतें ना बढ़ाई जाएं, वो अब हमें नजर आ रहा है। या तो हमें बाजार में नजर ही नहीं आ रही फार्मास्यूटिकल फार्मेसीज पर अद्वियात, या फिर वो बहुत ज्यादा महंगी हैं। तो इसी के साथ साथ आपको बताएं कि अद्वियात साज इदारों का ये कहना है कि दरामदी खाम माल महंगा होने पर हुकूमत से कीमतें बढ़ाने का मुतालबा किया था और वो हमें करनी पड़ेंगी। और इसी हवाले से इसकी क्या हकीकत है दरअसल और डिटेल्स हमें बताएंगे 92 नुमाइंदा न्यूज के सलमान चौधरी साहब। जी हमें बताइए सलमान साहब, क्या सिचुएशन है इस वक्त कि वाकई में अद्वियात जो है नहीं मिल रही हैं, या इस तरीके से प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं, या प्रोडक्शन ही रुक गई है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में अगर अद्वियात की किल्लत की बात की जाए तो ये मसला जो है वो काफ़ी अरसे से मरीज़ों और उसके लवाकिन को दरपेश है। जो वफाकी हुकूमत अद्वियात के मामले को डील करती है वो तो अद्वियात की दस्तयाबी मार्केट में बनाने में जो है वो नाकाम नज़र आ रही है। पैनाडोल की अगर बात की जाए तो जब से ये कोरोना और डेंगू की वबा जो है वो पाकिस्तान में फैली है तब से ये देखा गया है कि पैनाडोल जो कि एक ओवर द काउंटर जो सेल होने वाली मेडिसन है, उसकी जो शॉर्टेज है वो गुज़श्ता 2.5 से 3 साल जो है वो देखने में आया कि उसकी जो किल्लत है वो मार्केट में बरकरार है। इसके चंद फैक्टर जो हैं वो बताए गए हैं जिसकी वजह से इसकी जो किल्लत है वो मार्केट में जो है वो बरकरार देखी जा रही है। सबसे पहले जो है वो जो रॉ मटीरियल है उसकी कीमत जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन वाले कहते हैं कि ये बढ़ चुकी है। पहले जो 1000 पर केजी का जो इसका रॉ मटीरियल था वो मिलता था, लेकिन कोविड की वजह से अब ये इसकी जो कीमत है वो 3000 से 4000 पर केजी जो है वो ली जा रही है। इस वक्त हम लाहौर की सबसे बड़ी होलसेल मेडिसिन मार्केट लोहारी मेडिसिन वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर रिटेलर का काम किया जाता है और यहाँ से जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के माध्यम में जो है वो अद्वियात यहाँ पर लाते हैं और फिर आकर यहाँ पे जो है वो जो लोकल मेडिकल स्टोर है वो गली मोहल्लों के अंदर वहाँ पर जो है उनकी फरोख्त की जाती है। लेकिन गुज़श्ता 15 से 20 दिनों में देखने आया कि पैनाडोल की यहाँ पर शदीद किल्लत जो है वो नज़र आ रही है, जिसकी वजह यही बताई जा रही है कि जो निजी कंपनीज की प्रोडक्शन करती थी इसने जो प्रोडक्शन है वो बंद कर दी है क्योंकि उनको जो पैदावार लागत के मुताबिक उनको जो है वो रेट दस्तियाब नहीं हो रहा। इसके अलावा पैनाडोल बनाने वाली कंपनियों की बात की जाए तो पैनाडोल जो है वो एक ब्रांड है, इसका पैरासीटामोल जो है वो एक सॉल्ट है। पैरासीटामोल सॉल्ट की जो है अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में 120 ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास ये सॉल्ट रजिस्टर्ड है और ड्राइव के साथ रजिस्टर किया गया है ताकि वो उनकी जो अद्वियात है उनको जो है वो दस्तयाबी बनाई जा सके। लेकिन ये देखने में आया है कि डॉक्टर जो हैं वो ज़्यादातर जो अमला है वो पैनाडोल लिख रहा है तो ब्रांड जो है वो ज़्यादा बिक रही है, जबकि पैरासीटामोल की 120 जो ब्रांड हैं इस वक्त मुख्तलिफ नाम के सब मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन लोग उनको जो है डॉक्टर भी कम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, इसके साथ साथ लोग भी जो काम जो है वो यहाँ पर उसको ख़रीद रहे हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का ये कहना है, जबकि होलसेल मार्केट का भी ये कहना है कि पैनाडोल के अलावा पैरासीटामोल के जो साल्ट में अंदर जो मुख्तलिफ ब्रांड है जो इस वक्त वाफर मकदार में मौजूद हैं, इसलिए एक मौसर जो है वो आगाही मुहिम चलाने का जो है वो ज़रूरत है ताकि पैनाडोल के अलावा जो दीगर ब्रांड हैं उसको जो है वो प्रमोट किया जा सके और लोगों को इसकी दस्तयाबी जो है वो यकीनी बना सके। लेकिन अब जो मार्केट में देखने में आया है कि मरीज़ और उनके लवाकिन जो डेंगू बुखार इसके साथ साथ कोविड और दीगर जो अमराज की वजह से इसको बुखार होता है उसके लिए जो पैनाडोल दी जाती है वो मार्केट में नायाब हो चुकी है। मरीज़ और उनके लवाकिन जो है वो मुसलसल मेडिकल स्टोर का जो है वो चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। महकमा सेहत का ये कहना है कि जो वफाकी हुकूमत उसी पॉलिसी मेकर है इस वाले से कि वो मार्केट में अद्वियात की कीमत का तयन करे, लेकिन अगर दस्तयाबी के बारे में बात की जाए तो पंजाब ने जो है वो 24 ऐसी कंपनियों की निशानदेही की है जो कि अपनी प्रोडक्शन के लिहाज से कम जो है प्रोडक्शन वो कर रही थी, जिनमें से 6 के बारे में जो है वो वफाकी हुकूमत को लिखा गया है कि इनका जो
रजिस्ट्रेशन लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के हवाले से पैरासीटामोल बनाने को कैंसिल किया जा सके, क्योंकि वो काफ़ी अर्से से जो है उसकी प्रोडक्शन पर जो है वो नहीं कर रहे। जी, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से जिस तरीके से अद्वियात जो है उसकी किल्लत भी पैदा हो गई है और साथ में जो दीगर अद्वियात हैं वो महंगी हो गई हैं। 92 न्यूज़ के नुमाइंदे तो हमें अपडेट कर रहे थे। इसके साथ हम इस पर मजीद बात करना चाह रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग मोहम्मद मंसूर दिलावर साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात करेंगे। मंसूर साहब, आपको खुशामदीद करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग सर। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं अद्वियात की किल्लत के पीछे जो असल वजह है वो हम जानना चाह रहे हैं, ये क्या है? बहुत शुक्रिया जनाब। भाई, ये पहली बात तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपकी बात सुन रहा था। इस वक्त इखलाकियात सबसे बड़ी चीज़ है और इखलाकियात में सबसे बड़ा अहम इशू ये है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क में एक वक्त आया हुआ है सैलाब के हवाले से, जिसमें बहुत सारी अमराज ने सर उठाया है। खुसूसी तौर पे डेंगू है, आपका मलेरिया है, इसी तरह मैदे की बहुत सारी बीमारियां हैं, बच्चों की बीमारियां हैं। तो ऐसे स्टेज पे हर शख्स को, हर इंडस्ट्री को और हर सेक्टर को आगे बढ़ के आना चाहिए। तो इस हवाले से हमारी कल एक मीटिंग हुई है। मैं पहले ये यहाँ से बात स्टार्ट करूंगा। कल एक मीटिंग हुई है, इजलास हुआ है जो कि मिनिस्टर हेल्थ के पास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी हेल्थ भी थे, सीईओ ड्रैब भी थे और हमारे फार्मा सेक्टर के वो लोग जो पैरासीटामोल बनाने वाली कंपनीज हैं उनको बुलाया गया था और पैरासीटामोल बनाने के रॉ मटेरियल बनाने वाले को भी बुलाया गया था। तो अच्छी खुशाइन बात तो ये है कि पैरासीटामोल का रॉ मटेरियल 80 से 90% पाकिस्तान में माशाल्लाह मैन्युफैक्चर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इशू ये बना के क्योंकि जो कास्ट पड़ी वो तो सारी बातें हमने 10 दफा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त की नोयत के हिसाब से 3 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक बेड़ा उठाया था पिछले लास्ट वीक से कि भाई कम से कम पैरासीटामोल की अवेलेबिलिटी के लिए एज ए चेयरमैन जो मुझे अल्लाह की तरफ से एक जिम्मेदारी मिली है मैं उसको पूरा करूं। तो उसमें सबको इकट्ठा किया गया। तो उसमें ड्राइव से तो प्राइसिंग की बात हो ही रही थी, मिनिस्टर से भी प्राइसिंग की बात हो रही थी, लेकिन सबसे खुशाइन बात यह है कि जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर के जो रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनी थी पैरासीटामोल, उन्होंने कहा जी हम 10% अपने रॉ मटेरियल की प्राइस कम कर देते हैं, बावजूद इसके कि कास्ट बहुत बढ़ चुकी है। डॉलर कल भी आपको पता है ओपन मार्केट में 55 को टच किया, तो 10% उन्होंने प्राइस कम की, जिसकी बेस पे पैनाडॉल बनाने वाली कंपनी के सीईओ भी आए हुए थे, उन्होंने भी कहा और पैरासीटामोल दूसरी कंपनी भी आई हुई थी, तो उन्होंने कहा जी हम पार्शली अपनी प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। और उधर से जो मिनिस्ट्री की तरफ से कमिटमेंट मिला है कि उन्होंने कहा जी तकरीबन हफ्ते से 1.5 हफ्ते तक इंशाल्लाह हम प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करके इसकी प्राइसिंग के बारे में भी कुछ करेंगे। अच्छा तो सर, इसके साथ साथ ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोगों ने जो स्टेप लिया है खासतौर पर आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैरासीटामोल मार्केट में अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दुकानों पर ये अद्वियात गायब हो जाती हैं, फिर उसके बाद वो अद्वियात अचानक सामने आती हैं, उनको छुपा लिया जाता है, फिर ज्यादा कीमत करके बेचा जाता है। इस पर कंट्रोल करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके ख्याल में? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और पहली बात तो ये कि इंडस्ट्री ऐसा कोई काम नहीं कर सकती, वो 1% भी ब्लैक मार्केट में नहीं कर सकती। ये सारा काम करते हैं जखीरा अंदोज। ये डिफरेंट स्टोरी है, क्योंकि इंडस्ट्री करे तो उसका तो लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में आ जाता हूँ। अब आ जाता हूँ कि शॉर्टेज की रीजन क्या है और ये मेडिसिन शॉर्ट क्यों होती है। शॉर्टेज की रीजन पहले भी बताई, अभी सलमान साहब भी बता रहे थे। शॉर्टेज की रीजन देखें, 600 रुपए केजी था यही पैरासीटामोल का रॉ मटेरियल आज से 1.5 साल पहले, और लास्ट ईयर अगस्त में समरी गई थी पैरासीटामोल प्राइस इंक्रीज करने के लिए। ड्रैब ने इसकी प्राइस 2 रुपए 67 पैसे फिक्स कर दी कि जी ये इनका राइट बनता है 1 रुपए 70 पैसे से। अच्छा, जब वो प्राइस फिक्स हुई तो जब कैबिनेट में गई तो कैबिनेट में लास्ट ईयर पिछली गवर्नमेंट ने इसको एड्रेस नहीं किया, और लास्ट मंथ मतलब 1 साल बाद लास्ट मंथ मीन अगस्त में नई गवर्नमेंट ने इसको एड्रेस किया, और बजाय इसके कि इसको एड्रेस करके और इसकी प्राइस इंक्रीज कर दी जाती, जबकि लास्ट ईयर जब ये गया था समरी गई थी तो 160 रुपए का डॉलर था, अभी 230-35 में था जब लास्ट मंथ गया, तो उसमें उन्होंने रिजेक्ट कर दी, प्राइस इंक्रीज ना की। अच्छा, अब ये हो ये रहा है कि यही टेबलेट की कास्ट मैंने बात की जब सीईओ अपने वेलकम के जिस जीएसके के जो पैनाडॉल बनाने वाले हैं, तो मैंने कहा जी आप कितनी टेबलेट बनाते हैं? उन्होंने कहा 45 करोड़ गोली पर मंथ हम बनाते हैं। 45 करोड़, और हर टेबलेट के पीछे 1 रुपया लॉस हो रहा है हमारा। तो उससे मतलब 45 करोड़ टेबलेट बनाने का मतलब 45 करोड़ रुपए पर मंथ लॉस है। लेकिन उसके बावजूद हमने मार्केट को अवेलेबिलिटी रखी, लेकिन लास्ट मंथ जब बहुत ज्यादा लॉस हुआ तो हमने अपनी प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दिया, बल्कि राइट। और ये प्रोडक्शन बंद नहीं होनी चाहिए अद्वियासाज कंपनियों की जानिब से, क्योंकि ये बड़ी जरूरी है। जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, ये जो जखीरा अंदोजी है माया, इसके खिलाफ भी कार्रवाइयां बढ़नी चाहिए। Agreed. We'll take a short break here. Please do stay with us after the short break. Shazib and Maya are actually waiting for you.
फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। शाहजेब फरमाया कर रहे थे आपका इंतजार सूरे पाकिस्तान में। अब एक और अच्छी खबर शाहजेब और फैसलाबाद से अच्छी सी खबर का आगाज हुआ है। चैलेंज क्या आ रहा था शाहजेब हमें आज? बिल्कुल, क्योंकि मुल्क की पैदावार बढ़ाने और महंगी सब्जियों से मुस्तकिल छुटकारा हम सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि फैसलाबाद में पाकिस्तान का पहला सीड प्रोडक्शन मंसूबा शुरू कर दिया गया है, जो बहुत अच्छा स्टेप है पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी, और खास तौर पर जो हम इंपोर्ट करते हैं सीड्स उसमें कमी लाने के लिए भी बहुत अच्छा स्टेप है। इब्तिदा में मंसूबा पंजाब और फिर दीगर सूबों को मुस्तफीद करेगा। पाकिस्तान में लोकल सतह पर तैयार बीज ना सिर्फ सस्ते मिलेंगे, बल्कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारा जो ज़र मुबादला है, जो खर्च होता है हमारा खासतौर पर इंपोर्टेड बीज के ऊपर पैसा, उसमें भी कमी आएगी। अभी हम कितने परेशान थे, सैलाब की सिचुएशन, पानी अभी तक कितनी जगहों पर खड़ा हुआ है, लोगों को रेस्क्यू नहीं किया गया, मवेशी हमारा कितना अफेक्ट हुआ है, हमारे खेत हमारे कल्याण कितने अफेक्ट हुए। कब ये जब नई ये पानी निकलेगा, कहीं नई खेप लगेगी, फिर वो 90 दिन होंगे, फिर नई चीजें उगेंगी, वो कब तक होगा? और अब तक सारा चैलेंज था, हम परेशान हो रहे थे और वाकई में ये एक अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है। परेशानी खत्म करता हूं। हम बात करते हैं अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के फोकल पर्सन मुजफ्फर रजा हमारे साथ हैं। मुजफ्फर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। मुजफ्फर साहब, ये सीड प्रोडक्शन मंसूबे से पाकिस्तान को कितना और क्या फायदा पहुंचेगा, पहले तो ये बताइएगा। डेफिनेटली सर, हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, कभी भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए हमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उस प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए हम किसी भी प्रोजेक्ट को हम लॉन्च करते हैं। तो हमारे यहाँ सीड प्रोडक्शन का, स्पेशली वेजिटेबल के जो क्रॉप्स हैं, उनमें बहुत बड़ा इशू था। उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, यानी एक तो मेंटेनेंस ऑफ प्योरिटी होती है, यानी कोई भी वैरायटी जो है उसका प्योर सीड हमने फार्मर तक प्रोवाइड करना है। इसके लिए एक वैरायटी जो है दूसरी वैरायटी से उनका जो दरमियानी फासला है वो तकरीबन 500 मीटर हमें दरकार है। 500 मीटर फासला दरकार है। तो और जो कि एक मुश्किल काम था। जी जो एक मुश्किल काम था कि हम एक मसलन एक वैरायटी की हमारे पास कोई 500 या 300 हमारे पास कोई लाइन्स है, उनको मेंटेन करने के लिए हमें हर एक के दरमियान 500 मीटर का फासला जो है ना वो रखना मुश्किल था। तो इस टनल के ज़रिए ये जो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर के अंदर अब जितनी मर्जी लाइनें हम क्रॉस पोलिनेटेड स्पीशीज़ की लगा के बगैर किसी फासला को मेंटेन किए हुए, चूँकि अंदर पोलिनेटर अंदर इसके नहीं जाएगा, तो हम इसको बड़ी इजीली मेंटेन कर सकते हैं। तो दूसरा इसका जो फायदा हमें ये होगा, ये तो बहुत ही बड़ी खबर है कि हमें कितना, अभी तो हम ये परेशान थे, हमें टमाटर जो है नहीं मिलेंगे, हमें सब्जियां नहीं मिलेंगी बाजारों में, हमारे घरों प्रोडक्शन का इजाफा होगा। हमें घरों में खबर आना शुरू हो गई थी कि जी आज भाभी गई तो पता चला कि जी सब्जी वाले ने कहा बाजी 2 हफ्ते बाद कोई सब्जी नहीं मिलेगी, जो अभी भी मिल रही है वो भी खराब मिल रही है। तो इससे कितना पैदावार में, सब्जी की पैदावार में या दीगर और चीजों में इजाफा होगा? जी डेफिनेटली। और दूसरा इसमें इशू में ये बता रहा था कि हमें कोई भी वैरायटी डेवलप करने के लिए 8 से 12 साल दरकार होते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद हमारा ये जो दौरानिया है ये 50% कम हो जाएगा, यानी जो 8 साल में चीज़ बननी थी वो 4 साल में बन जाएगी, और जो 12 साल में बननी थी वो 6 साल में बन जाएगी। तो इससे हाँ जी, एक तो इससे ये फ़ायदा होगा, यानी कि हम जो हमारा ब्रीडिंग प्रोग्राम है वो स्पीड अप हो जाएगा, क्विकली चीज़ें मार्केट में आएंगी। और आपको पता है कि हम तकरीबन 51,114.1 मिलियन का जो सीड है हम वेजिटेबल का वो इंपोर्ट कर रहे हैं हर साल। ये मैं इस तरफ ही आ रहा था मुजफ्फर साहब कि ये जो इंपोर्ट हम कर रहे थे बीज और ज़र मुबादला हमारा इतना ज्यादा खर्च हो रहा था, अब इससे खास तौर पर ये जो प्रोडक्शन आप लोग करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, इससे कितना फर्क पड़ेगा? हमारी इंपोर्ट में कितनी कमी आएगी? जी डेफिनेटली। मैं अगर टमाटो के सीड की बात करूं तो खाली टमाटो का सीड हम तकरीबन 12,000 केजी इंपोर्ट कर रहे हैं हर साल। ठीक है, तो इसका सारा का सारा ज़र मुबादला पाकिस्तान को पे करना पड़ता है। तो इस स्ट्रक्चर के लगने से, इस प्रोग्राम को स्पीड अप होने से कम कीमत में हाइब्रिड सीड जो है ना वो हमारे पाकिस्तानी फार्मर को अवेलेबल होगा, जिससे डेफिनेटली अगर मैं ज़्यादा ना कहूँ तो कम से कम 15 से 20% आने वाले सालों में हम अब इस ज़र मुबादला को कम कर पाएंगे। ठीक है जी। और इसके अलावा एक और एक बड़ा अहम सवाल आ रहा है, एक अहम सवाल, जरा जवाब देते जाइएगा साथ साथ और अपनी बात भी कंप्लीट कीजिएगा कि अब अगर इस वक्त की हम बात करें करंट सिनेरियो में,
हमारी कब तक नेक्स्ट हमारी जो खेप है वो आ सकती है, हमारी जो नेक्स्ट हमारी जो प्रोडक्शन है वो आ सकती है, ताकि अगर हम यहाँ खड़े हैं कि अगले 2-3 महीने के बाद हमें पता भी नहीं होगा कि सब्जी होगी नहीं होगी, तो क्या ऐसा है खुदा न खास्ता या नहीं सब्जी मिल जाया करेगी? और आपके पास कितना बड़ा प्लांट एरिया है? जी नहीं, ये हमारे पास जो एरिया है ये तकरीबन हमने ये स्ट्रक्चर 2 हेक्टेयर यानी तकरीबन 5 एकड़ पे ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है, जिसकी लागत हमें इसकी तकरीबन 21 करोड़ रुपए में ये स्ट्रक्चर बना है। दिस इज़ फुली ऑटोमेटेड सेमी इन्वायरमेंटल कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर है, यानी बारिश का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, आंधी चलती है, किसी किस्म का कोई मसला, टेम्परेचर का यानी टेम्परेचर अगर बाहर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसके अंदर हम 40 तक 35 तक मेंटेन कर सकते हैं। सो अगर मैं डायरेक्टली ये कहूँ कि अभी इस स्ट्रक्चर से वेजेस आना शुरू हो जाएगी तो नहीं, चूँकि हम एक रिसर्च इदारा है, हम सीड इसमें से प्रोवाइड करेंगे फार्मर को जी। और ये इस नौइयत का रिसर्च इदारे में एक पहला स्ट्रक्चर है जी। तो जो फार्मर को जैसे ही सीड जाएगा वो डेफिनेटली इससे यानी कम कीमत में सीड अवेलेबल होने के बाद वो चीप रेट्स के ऊपर सब्जी आपको मार्केट में अवेलेबल होगी। और दूसरा जो हमारी सप्लाई चेन है वो मेंटेन रहेगी, जैसे कि एक सीज़न में हमें टमाटो मिलता है, एक में नहीं मिलता। तो अगर ये स्ट्रक्चर या इस तरह की और भी स्ट्रक्चर हम पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में इंस्टॉल करना शुरू कर देते हो जाती, तो हमारी जो सप्लाई चेन है वेजेस की वो कंटिन्यूस रहेगी, मुसलसल सिमिलर रेट के ऊपर हमें ये सब्जियाँ जो है ना अवेलेबल हो सकती हैं आफ्टर दिस काइंड ऑफ इंस्टॉलेशन जी। बिल्कुल, पाकिस्तान में लोकल सतह पर तैयार बीज अब ना सिर्फ सस्ता मिलेगा बल्कि एटलीस्ट अवेलेबल होगा और हमारी इंपोर्ट में भी कमी आएगी, खासतौर पर जब हम बीज इंपोर्ट करते हैं। इसके साथ मुझे ये जरूर बताइएगा मुजफ्फर साहब कि इब्तिदा में आप लोगों का प्लान इसको पंजाब में ही मंसूबे को शुरू करने का है और आगे फिर फैलाया जाएगा दीगर सूबों में भी? जी, इसकी हम चूँकि एक रिसर्च का इदारा है, हम एक पायनियर के तौर पर ये एक स्ट्रक्चर भी हमने दिया और इसी में हम सीड्स भी जो है ना अवेलेबल करेंगे। अब कोई भी प्रोग्रेसिव फार्मर या किसी भी लेवल के कोई भी फार्मर ये चाहता है तो हमसे इसकी वो गाइडलाइन ले सकता है, हम उनको पूरी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे और इसको वो बड़े लेवल पे या थ्रू आउट द पंजाब या पाकिस्तान इसको कहीं भी इंस्टॉल किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। आप आए और आपने बताता चलो अच्छी खबर हमारे साथ शेयर की। जी 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 बताइए। जी, एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि चूँकि ये हमारा ये कंट्रोल्ड कंडीशन है, यानी इसमें आप इंसेक्ट पेस्ट को भी कंट्रोल कर पाएंगे, डिजीज़ को भी कंट्रोल कर पाएंगे और इरिगेशन का जो सिस्टम है यानी जैसे वाटर के क्राइसिस हैं तो एक एक बूंद जैसे पानी की वो यूटिलाइज होगी, जितना पौधे को पानी की रिक्वायरमेंट होगी उतना ही पानी प्लांट को मिलेगा और फर्टिलाइज़र का जो एफिशिएंसी है पानी की वो भी उसी तरह से एक एक दाना एक एक पौधे तक प्रॉपर मिलेगा। यानी वाटर क्राइसिस को भी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मुजफ्फर रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से बता रहे थे और लोकल सीड्स की जो प्रोडक्शन है उसमें इजाफा किया जा रहा है। बहुत अच्छा स्टेप लिया गया खासतौर पर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। हम पैदावार बढ़ा सकते हैं, अपनी इंपोर्ट भी कम कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ेंगे और आपको ये जरूर बताएंगे अफगानिस्तान छोड़ने वालों की पहली तरजीह पाकिस्तान हो गई है और तादाद भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ऐसे जनाब, अगर सिर्फ अगस्त की बात करें तो अफगानिस्तान छोड़ने वालों की 96% अफराद का पाकिस्तान का रुख किया। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक पिछले अगर हम 40 साल का अंदाजा लगाएं तो शायद 1.4 मिलियन जो है वो पाकिस्तान में अफगान बाशिंदे पाकिस्तान आए, बिल्कुल आए हैं। और इस अगस्त 2022 के दौरान 82% अफगानियों ने अफगानिस्तान वापसी का फैसला किया। गैलप सर्वे हुआ और उस पर आदादोशुमार क्या शेयर हुए, सर्वे क्या था, किन पर बेसिस किया, किन ने उनका जो है वो किन लोगों ने उनका जवाब दिया। हमारे साथ हमेशा एज ऑलवेज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी साहब मौजूद हैं। बिलाल साहब आपको खुश आएंगे, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल खैरियत से। बिलाल भाई ये आदादोशुमार क्या है, कितने अफगान बाशिंदे पाकिस्तान आए हैं? जी बिल्कुल। जो मेरा इदारा गैलप है वो कुछ डेटा खुद जमा करता है और कुछ हम डेटा और एजेंसीज का ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उन तक हम पहुँचा सकें। तो ये एक रिपोर्ट IOM जो यूनाइटेड नेशंस का माइग्रेशन का इदारा है वो हर महीने रिलीज़ कर रहा है कि पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान कितने लोग आते हैं। और इसमें जैसे आपने बताया कि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स हैं पाकिस्तान के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से। और
पाकिस्तान जो है वो अब आज भी ऑलमोस्ट 2 मिलियन के करीब अफ़गान रेफ्यूजीज़ को अपने मुल्क में होस्ट कर रहा है, बल्कि उनको मुस्तकिल मुलाजमत के मौक़े फराहम करने के लिए हर रोज़ तकरीबन 5 से 10 हज़ार अफ़गान बाशिंदे पाकिस्तान में आते हैं, काम करते हैं और फिर वो अफ़गानिस्तान की तरफ वापस चले जाते हैं। एक महीने में औसतन 1.5 लाख से 3 लाख अफ़गानी बाशिंदे पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं। उनमें से कुछ पाकिस्तान में रह जाते हैं, कुछ वापस चले जाते हैं। इसी तरह से तकरीबन कोई 20 से 25 हज़ार पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स हैं, जो अफ़गानिस्तान में जाकर काम कर रहे हैं, इस वक्त मुलाजमत कर रहे हैं, किसी किस्म की पेशा वहाँ अख्तियार किया हुआ है। तो ये दोनों मुल्कों के दरमियान एक आमदोरफ्त का एक सिलसिला है। और जो हमारे चारों बॉर्डर्स हैं, चाइना के साथ बॉर्डर, इंडिया के साथ बॉर्डर, ईरान के साथ बॉर्डर और अफ़गानिस्तान, इसमें अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर जो है सबसे ज़्यादा आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कारोबार के लिए इस्तेमाल हो रहा है। राइट। अच्छा बिलाल साहब, ये बताइएगा कि अब तक कोई आइडिया कि कितने लोग वापस जा चुके हैं? कोई इस तरह का कोई नंबर है हमारे पास? वी हैव अ परसेंटेज जो आपने हमसे शेयर किया है, लेकिन कोई अदाद शुमार के वापस जाने की क्या वजह हुई, या कुछ वापस गए हैं तो कितने गए हैं फीसद? जी बिल्कुल। तो इसमें आई थिंक दोनों एक तो चीज़ ये भी पॉइंट आउट करने की है कि पाकिस्तान जो है वो ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों के ऊपर जो दुनिया की मुख्तलिफ अक़वाम है उनसे काफ़ी आगे है। तो हमने ये देखा कि जब से तालिबान की हुकूमत आई है तो अफ़गानिस्तान के बाकी तमाम नेबर्स ने अपने दरवाजे अफ़गान बाशिंदों के बंद कर लिए हैं। तो एक तरफ तो 1,15,000 अफ़गानी बाशिंदे पाकिस्तान आए, मगर सिर्फ ईरान जाने वालों की तादाद सिर्फ 5,500 थी, और जो उनका नॉर्दर्न बॉर्डर है उसने तो कम्प्लीटली अपने आप को सील कर लिया। तो ये पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत के बारे में खुशाइंद बात है कि हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इकॉनमी को नहीं देखते, बल्कि हमारे ब्रादर मुल्क है, मुल्क हमारे उनसे पुराने ताल्लुकात हैं, तो हम उनको ऑनर करते हैं और हम आज भी उनकी मदद कर रहे हैं। जो तकरीबन 1980 से कोई अराउंड 3 मिलियन के करीब अफ़गानी पाकिस्तान आए, और उनमें से एस्टिमेट ये है कि तकरीबन 1.5 मिलियन यानी 15 लाख के करीब वापस चले गए हैं, और इसी तरह से 1.5 मिलियन के करीब से 2 मिलियन इस वक्त भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। और जब सर्वे किया जाता है उनसे कि आप वापस कब जाना चाहते हैं, तो बहुत बड़ी तादाद वापस जाने की ख्वाहिशमंद है, मगर उनका ये कहना है कि वहाँ इकोनॉमिक हालात अच्छे नहीं हैं, सिक्योरिटी हालात अच्छे नहीं हैं, तो हम वहाँ जा नहीं पाते। मगर हर महीने कोई 15 से 20 हज़ार लोग जो हैं वो मुस्तकिल। जैसे बिलाल साहब आप फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान आने का रुझान बढ़ा है, तो खास तौर पर अगर ये बात करें कि अफगानिस्तान में जब से हुकूमत तब्दील हुई है, तो नई हुकूमत के बाद क्या ये रुझान में ज्यादा इजाफा हुआ है अगर कंपैरिजन किया जाता है पिछले दौरे हुकूमत से? जी बिल्कुल। जब अगस्त 2021 में तालिबान की हुकूमत आई है, तो उसके कुछ 3-4 महीने बाद तक तो जो आउटफ्लो था अफगानिस्तान से वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ। उसकी एक बुनियादी वजह सिक्योरिटी इश्यूज थे कि लोगों का ये परसेप्शन थी कि तालिबान की हुकूमत सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाएगी। उसके बाद कोई 3-4 महीने के बाद भी वो कंटिन्यू करता रहा इकोनॉमिक हालात की वजह से। तो आज भी अफगानिस्तान में तकरीबन 90% अफराद जो हैं वो फूड इनसिक्योरिटी यानी ग़िज़ाइयत उनके पास मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं है। और इसमें जो अफगानिस्तान की इकॉनमी क्रम्बल कर रही है, दीगर मुल्कों से लीगली वो ट्रेड नहीं कर सकते। वहाँ की हुकूमत जो है वो दुनिया भर की हुकूमतों ने अभी तक जो है वो ऑफिशियली उनको एक्सेप्ट नहीं किया। और अमेरिका के पास उनके काफ़ी बड़े रिजर्व्स हैं जो अमेरिका उनको इस वक्त तक देने के लिए तैयार नहीं है। तो इकॉनमी और सिक्योरिटी की वजह से आउटफ्लो में बहुत सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है।
राइट, थैंक यू सो मच बिलाल भाई, आप हमेशा आते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्विस के साथ हमारे इन्फॉर्मेशन और नॉलेज शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, यू हैव अ ब्लेस्ड डे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि अफगानिस्तान से आने वालों की तादाद पिछले सालों में पाकिस्तान आने की और फिर वापस जाने की पाकिस्तान से उसकी क्या नंबर्स हैं और आदाद शुमार शेयर किए। लेकिन एक आदाद शुमार ये भी है कि अपने बचपन में अगर आपने एंटीबायोटिक्स खा ली हैं बहुत ज्यादा, तो मैंने घर में एक बात सुनी है, भाई बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक देने से इसका कद छोटा रह गया है, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक देने से इसका पेट खराब रहने लगा है, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स देने से इसकी तबीयत खराब हो गई है, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स देने से मजीद एंटीबायोटिक्स इसके ऊपर असर नहीं कर रही। ये बहुत बात घरों में ये सारी बातें हम सुनते हैं, लेकिन किन बातों में कितनी सदाकत है ये हम प्रोफेशनल से ही जानना चाहते हैं कि मुस्तकबिल में पेट के मसाइल का शिकार हो सकता है वो बच्चा जो कि बचपन में एंटीबायोटिक्स ज्यादा लेता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की तहकीक से ये पता चला है, जो अब ये तहकीक सामने आ रही है, और अक्सर बच्चों को एंटीबायोटिक्स ज्यादा दी जाती हैं, ये भी तहकीक में कहा जा रहा है। इसकी हकीकत क्या है हम जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, इसकी हकीकत हम जानेंगे एक्सपर्ट हरसेल्फ फैमिली फिजिशियन डॉक्टर उज़मा हमीद से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। आपको देख के हम और अच्छे हो जाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि कितनी अच्छी सी प्लेजेंट सी डॉक्टर होती हैं और फिर हमें बातें अच्छी अच्छी बताते हैं। बट डॉक्टर साहब, अकॉर्डिंग टू दिस मेलबर्न रिसर्च के वहां पर बताया गया है कि बच्चों को छोटी उम्र में एंटीबायोटिक्स देने से उनके पेट के जो मरीज बन जाते हैं या उनके मर्ज में जो अमराज हैं उनमें इजाफा हो जाता है। इज दैट ट्रू? बिल्कुल। देखिए, एंटीबायोटिक क्या है कि बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर ना एक अच्छे गुड बैक्टीरिया भी होता है। हम गुड जर्म्स और बैड जर्म्स गुड जर्म्स और बैड जर्म्स को कहते हैं। तो जब हम एंटीबायोटिक का गैर ज़रूरी इस्तेमाल करेंगे तो वो जो गट के बैक्टीरिया हैं या दूसरी जगहों पे जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा, उन गुड बैक्टीरिया का काम क्या होता है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करते हैं, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती वो बना रहे होते हैं। तब ये जाके जब डिस्टर्ब करेगा, जब एंटीबायोटिक का काम क्या है कि वो बैक्टीरिया की जो है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। जब वो डिस्टर्ब करेगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे में कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, या वो बहुत ज्यादा उसको पेट में दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स पड़ रहा है, तो ये सारी वजह ये है कि हम अननेसेसरी जो इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक का वो ये है। लेकिन डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम ये है ना कि अब बच्चों को अगर देखें, खासतौर पर भी हमने देखा कि कराची में, वैसे ही कराची में बल्कि मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के बाद ये सैलाब का बीमारियों में बेहद इजाफा हुआ है। नजला खांसी वैसे ही बड़ा कॉमन होता जा रहा है। फिर कोविड के बाद हम देख रहे हैं बच्चे का जब भी गला खराब होता है वैसे लोग डर जाते हैं। आजकल डेंगू का इशू भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स रिकमेंड करते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो फिर वो क्या करें, वो एंटीबायोटिक्स अवॉइड कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक चीज ये होती है कि आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया ना, अगर वो जरूरी समझता है तो एंटीबायोटिक देगा, वरना जैसे कोल्ड हो गया या मामूली सीजनल नजला जुकाम है वो वायरल है, उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। तो एक हमारे पास जो रुझान है वो सेल्फ मेडिकेशन का भी बहुत है कि पिछली दफा भी यही सेम सिचुएशन हुई थी और हम अभी दोबारा वही दवा दे देते हैं, डॉक्टर की जरूरत महसूस नहीं करते। अच्छा, होता क्या है कि मोर और लेस वायरल और बैक्टीरियल की जो प्रेजेंटेशन है ना वो सेम ही होती है, थोड़ी बहुत कुछ ऐसी होती है, जब तक कि हम कोई टेस्ट ना कराएं, कोई ब्लड टेस्ट की बेसिस पे हम डायग्नोसिस ना करें तो मोर और लेस सेम प्रेजेंटेशन होती है। आप देखें, आपके मेरे पास पेशेंट वो आते हैं कि हमने पिछली दफा यही दवाइयां दी थी, अभी भी हमने यही दवाई दे दी, वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है, मसला क्या है, पैरासाइटिकल है क्या? तो हमें जानना जरूरी है कि है। और दूसरा एक चीज मैं बताऊं, अननेसेसरी हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो रेजिस्टेंट भी बढ़ती चली जाती है। होता यह है कि जब हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं गैर जरूरी, तो बैक्टीरिया अपनी शेप चेंज करते हैं, जिसको हम कहते हैं म्यूटेशन। एक अगर एंटीबायोटिक आपने लिए तो नेक्स्ट टाइम क्या पता वो आपने प्रॉपर यूज ना की हो, उसकी सही डोज ना गई हो, तो वो नेक्स्ट टाइम रिस्पॉन्स ना करे, जिससे कहते हैं ना हमें फायदा नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया था उस एंटीबायोटिक से। ज्यादा खाते हैं कि बैक्टीरिया को पता लग गया है। अच्छा, शाज़िब को सवाल था कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो छूटते हुए एंटीबायोटिक देता है, कभी कभी नहीं, अक्सर माँ बाप भी कहते हैं डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक फोर्स करते हैं। बिल्कुल, ये है, ये एक जो बड़ा माइंडसेट है, मुझे इस पे बड़ा एतराज होता है कि आप डॉक्टर बन जाते हैं, आप नीम हकीम खतरा जान हो जाते हैं। बिल्कुल, आप कहते हैं डॉक्टर साहब जल्दी से एंटीबायोटिक दे दें, उसे ठीक हो जाएगा जल्दी। ये माइंडसेट के ऊपर अच्छा, लोगों का एक ख्याल है कि एंटीबायोटिक कोई जादू की छड़ी है और वो हम लेंगे और सही हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, इतने फ्रीक्वेंट बेसिस पे आज इससे फर्क नहीं पड़ा, कल नेक्स्ट एंटीबायोटिक पे स्विच कर गए।
हम अपनी बॉडी को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। एंटीबायोटिक के साथ साथ फायदे भी हैं तो उसके नुकसानात भी हैं। बिल्कुल है, और नुकसानात ज्यादा हैं बजाय इसके हमें पता ही नहीं हम ले क्यों रहे हैं, और हम खा रहे हैं तो हमारी बहुत सारी चीजों को डिस्टर्ब कर रहा है। तो डॉक्टर साहब 3 days, 5 days, 7 days एक्सेट्रा ये कोर्सेज के दिन होते हैं एंटीबायोटिक्स के, तो कितना फर्क देना चाहिए, कितना वक्त का फासला और डिस्टेंस होना चाहिए कि एक कोर्स खत्म करने के दूसरे कोर्स के बीच में आप इतना फासला तो लें कम से कम? अच्छा देखिए, इसका कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है, डिपेंड करेगा आपकी सिवियरिटी ऑफ द डिजीज पे। कभी कभी आपको एक्सटेंड भी करना पड़ती है, कभी आपको दूसरी एंटीबायोटिक पे स्विच करना पड़ता है अगेन कि रेजिस्टेंट है यानी अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, लेकिन उसको 3 दिन का टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने ये डोज ले ली कल ये ले ली, क्योंकि फिर अंदर जाके आपकी बॉडी जो है, अभी हमने लास्ट ईयर सुना था कि टाइफॉइड हमारे पाकिस्तान के अंदर की जो उसमें टाइप स्ट्रेन है वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है, यानी कि वो बहुत सारी दवाओं को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। क्यों? हमारा इतना गैर जरूरी इस्तेमाल हो गया एंटीबायोटिक का कि वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, और लोग यूं करके सेकंड्स में चेंज कर रहे होते हैं। ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। एक तो आगाही की बहुत जरूरत है, खासतौर पर अभी मैं एक केस सुन रहा था अपनी फैमिली में ही, मतलब हमारी फैमिली में नहीं थी, वो किसी की बात बता रहे थे कि उन्होंने डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब कर दिया एंटीबायोटिक्स, और वो तकरीबन 1 माह तक एंटीबायोटिक लेते रहे। उनको ये नहीं पता था कि मैंने 5 दिन का कोर्स करना है, या उन्होंने पढ़ा नहीं, या उनको समझ नहीं आई। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। और सब थोड़ा सा ये बताइएगा कि एंटीबायोटिक कितना नुकसान पहुंचा देती है किसी भी शख्स को? देखिए, मैंने बताया ना, एंटीबायोटिक है वो आपके उसमें हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, खून के मसले भी हो सकते हैं, आपके गट बैक्टीरिया को खराब करिए, आपका डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है। इवन बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो हमारे हर सिस्टम पे इफेक्ट कर सकती हैं। आपके पास अगर फॉर एग्जांपल एक हार्ट पेशेंट है, स्ट्रोक पेशेंट है, वो अननेसेसरी दवाइयां ले रहे हैं तो वो किसी के साथ रिएक्ट भी कर सकती हैं। तो आपको ये भी बड़ा सोच समझ के लेना है कि आप वैसी दवाइयां ले रहे हो, फिर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हो, और क्यों कर रहे हैं, वजह भी तो पता हो। एंटीबायोटिक का मकसद क्या, ये नहीं बुखार आया और आपने एंटीबायोटिक ले ली, उसको थोड़ा टाइम पता तो चले। तो बहुत जरूरी है कि आपके कौन सा बैक्टीरिया किसके सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट है, जो एंटीबायोटिक है वो आपका गले के लिए अलग है, उन प्रॉब्लम्स के लिए, आपके बग कोई आ गया पेट में वो अलग है, या कोई आपको रिएक्शन हुआ है उसके लिए अलग है? कुछ लोग एलर्जी होती है कुछ कंपोनेंट से, तो हमें उनको भी बड़े पूछ के देना पड़ता है कि देना पड़ता है, राइट। लेकिन डॉक्टर साहब ये ली हमने, गोली उठाई और एंटीबायोटिक खा ली, हमें इस बात का जहन में नहीं रहता। आप लोग हैं, मैं तो आप लोगों की सुनती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ना उसका दूध लेंगे, ना जूस लेंगे, ना सही ग़िज़ा लेंगे, ना उसका ताकतवर अशिया विटामिन लेंगे, उसके खाली उसके लेने से और जो चीजें लेनी चाहिए वो कौन सी, और नहीं लेंगे तो नुकसान। अच्छा देखिए, एंटीबायोटिक जब हम ले रहे होते हैं नॉर्मली भी, अगर किसी को हमने उसकी बीमारी में दी है तो उसके साथ साथ अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखना होता है, जिसमें प्रोबायोटिक का इस्तेमाल बढ़ाएं ताकि आपका वो गट फ्लोरा डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। इसी तरह से आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पानी का इस्तेमाल, फाइबर रिच डाइट, ताकि वो जो एंटीबायोटिक डिस्टर्ब करिए तो उसके उस इक्विलिब्रियम को, बैलेंस को वो बैलेंस करे, उस डिस्टर्बेंस को बैलेंस करे। साथ साथ आपने जो है अपनी स्लीप को भी अच्छा रखना होता है, ठीक है, ठीक है, ताकि ये सब चीजें उसमें एक सवाल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। डॉक्टर साहब बहुत डॉक्टर साहब इतनी अच्छी बातें करी है, जो हमारा असल पॉइंट था ना हम भूल गए कि मुस्तकिल में पेट के मसाइल का शिकार हो जाते हैं बच्चे, जो रिसर्च हमें बता रही है, ये बात थोड़ी सी हमें समझाइएगा प्लीज। लेकिन वही मैंने बताया कि पेट के मसाइल का शिकार क्यों हो रहे हैं, अगर हम एंटीबायोटिक यूज किए चले जा रहे हैं, एक तो हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस बढ़ रही है, दूसरा हम एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं लेकिन उसके साथ कोई एहतियाती तदाबीर नहीं ले रहे, जैसे मैंने बताया प्रोबायोटिक वगैरह, तो क्या होगा, गट फ्लोरा डिस्टर्ब होता चला जाएगा। जब गट फ्लोरा डिस्टर्ब होता रहेगा तो अल्टीमेटली डाइजेशन, इम्यूनिटी आपकी जो खराब होगी, बार बार इन्फेक्शन के चांसेस। डॉक्टर साहब एक चीज मैंने बहुत लोगों में देखी है कि लोगों को पता होता है कि एंटीबायोटिक से उनका पेट खराब होता है, लेकिन वो बात वो डॉक्टर को नहीं बताते। ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि डॉक्टर को बताएं आप कि आपका पेट जो है एंटीबायोटिक से खराब होता है, ताकि वो माइल्ड एंटीबायोटिक्स आपको दें। देखिए माया, माइल्ड एंटीबायोटिक का ये होता है अगर आप बहुत सिवियर डिजीज है, राइट, ठीक है, आपको एंटीबायोटिक देनी है, लेकिन उसके साथ साथ हम उसको कवर अप करने के लिए कोई एडजेसेंट मेडिसिन दे देते ताकि वो हमारी दूसरी चीजों को डिस्टर्ब बताना चाहिए ना पेशेंट्स को। देखिए इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टर अगर भूल जाता है तो आपने ये बताया भाई मैं इससे एलर्जी है, मुझे ये करता हूँ, तो मुझे ये मैंने दवा लास्ट टाइम ली थी तो मुझे ये मसला हुआ, तो कोई ऑल्टरनेट दे फिर आपको। जरूरी नहीं कि हम उसी मेडिसिन को रिपीट करें, बहुत सारे ऑल्टरनेट है उस क्लास की, हम कोई दूसरी ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि उसके बाद वो कहते हैं कि जी यार हमारा गले के लिए हमने ये ले लिया लेकिन हमारा पेट खराब हो गया, अब हम दही नहीं ले सकते, हम फलां नहीं ले सकते, हमें ये मसला हो गया, तो क्यों नहीं बताया हमें डॉक्टर को? और दही के साथ एक बड़ा खराब कॉन्सेप्ट है कि दही ले लेंगे तो हमारा गला खराब हो जाएगा। दही इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, प्रोबायोटिक
प्रोबायोटिक है। 2 चीजों का ख्याल रखें कि आपने ठंडा दही और पुराना दही नहीं लेना। फ्रेश आप बिल्कुल खा सकते हैं, ना रात को भी ले सकते हैं, दिन में भी ले सकते हैं। दूध से ज्यादा दही के अंदर कैल्शियम होता है, और स्पेशली जब आप एंटीबायोटिक यूज कर रहे हो तो इन चीजों का ख्याल रखें कि आप प्रोबायोटिक का इस्तेमाल बढ़ाएं, जिसमें चीज भी आ जाता है। फर्मेंटेड चीजें हैं ना, तो ये सारे जो है प्रोबायोटिक्स होंगे, तो ये इस्तेमाल करें। तो और पानी का ख्याल रखें, क्योंकि एंटीबायोटिक थोड़ी सी ड्राइनेस भी करती है, डिहाइड्रेशन भी कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो इंशाल्लाह, क्योंकि एंटीबायोटिक आपको किसी चीज में लेना जरूरी भी होती है, कोई डिजीजेस बगैर एंटीबायोटिक के नहीं जाते है ना, नहीं जाते, लेना जरूरी है, लेकिन साथ साथ आपने ये चीजों का भी ख्याल रखना है। अच्छा, फिर अक्सर वालिदैन ये भी करते हैं कि अगर कोई प्रिस्क्राइब कर दी है डॉक्टर ने, इसका आपने भी जिक्र किया, कोई एक एंटीबायोटिक बता दी है, और आजकल एक एंटीबायोटिक बड़ी कॉमन हुई, आप समझ गई होंगी कोविड के बाद से, तो पेरेंट्स ये समझ लेते हैं अच्छा बस यही एंटीबायोटिक है जो हमारे बच्चे को सही करेगा, वो बार बार वही एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं। और वो एंटीबायोटिक जो हम बात कर रहे हैं जिसकी, वो बेसिकली मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट में दी जाती है, जब कोई दवा नहीं इस्तेमाल कर रही होती ना, तो वो जो हरफा होता है वो दी जाती है। अब मुझे बताएं, सब हमने छोड़ दिया और हम एक इतनी हाई पोटेंसी ड्रग पे आ गए, तो पहली वाली दवाइयां क्या असर करेंगी? नहीं। और वो पेनाडोल की तरह इस्तेमाल, पैरासिटामोल की तरह इस्तेमाल की जा रही है, जैसे पेन किलर होते हैं ना, घर में बिना पूछा। और सबसे खराब जो एक लोगों के अंदर आदत है वो क्या है कि कोर्स कंप्लीट नहीं करते, एक डोज में फायदा हो गया तो कहते हैं अगले दिन हमने नहीं करना। ये सबसे बड़ी वजह है रेजिस्टेंस की। प्लीज ये जो ये लोग कर रहे हैं, इस तरह का काम ना करें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर आप जो जाएंगे कोई ड्रग फिर असर नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और अब आज की बातें बड़ी करती है हर घर के लिए जहाँ पर एंटीबायोटिक और मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल किया जा रहा है, सेल्फ मेडिकेशन की जा रही है, इसका हम सबको बहुत ख्याल करना चाहिए। ये हमारी बच्चों की सेहत के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं तो जी वाकई में डॉक्टर साहब की बातों में खोई भी हूँ इस वक्त वाकई में। तो मेरा ख्याल है आप लोगों को बता दिया जाए कि आज हफ्ते का लास्ट प्रोग्राम था। शाज़ेब और माया को खाली इस वीकेंड तक इजाज़त दीजिएगा, लेकिन कल हमारा बेस्ट ऑफ देखना ना भूलिएगा। सवेरे पाकिस्तान इंशाल्लाह नई उम्मीदें, नई दुआओं और बेहतरी की रोशनी के साथ पीर को फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। जब तक के लिए परवरदिगार आप सबका, पाकिस्तान का, हमारे अपनों का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज।